हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग हमारी सीरीज का सेकंड सीजन चालू करने वाले हैं। इसका फर्स्ट सीजन सच में काफी ज्यादा कमाल का था, पर अभी तक अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर उसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ ही मर्ज वीडियो भी। क्योंकि अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आपको सेकंड सीजन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि सबसे पहले जाकर फर्स्ट सीजन देखिए, जिसके बाद सेकंड सीजन को एंजॉय करने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए सेकंड सीजन के इस स्टोरी को यहाँ पर शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत हमें किसी के पैर को दिखाकर की जाती है, जो कि पानी में अपने पैर को मार रही थी, जिसके सामने एक काफी सुंदर सा नजारा था और वहाँ पर दो लोग बैठे हुए थे और ये दोनों ही डीमन फैक्शन से हैं, जिसमें से एक हमारे चुयन है। वाइन को एंजॉय करते हुए वो लड़की कहती है कि आज ये वाइन का टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो भी इस चांद की रोशनी के साथ, और ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते यूनिट कमांडर। और ये कहते हुए वो लड़की यहाँ पर चुयन को एक ऑफर दे रही थी, पर चुयन उसकी ऑफर के लिए ना ही हाँ कहता है ना ही ना कहता है, बस चुपचाप से वहाँ पर बैठा रहता है। ये देखकर वो लड़की थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर उसने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया, जिस वजह से वो पानी में अपने पैर को जोर जोर से मारने लगी थी और वो पानी चुयन के चेहरे पर आ रहा था, जिसको वो चुपचाप से बैठकर बस यहाँ पर सह रहा था। और वो जब उसे पहुँचता है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारी आंखों में एक अजीब तरीके का ही लुक है। चुयन कहता है कि अगर तुम्हें इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हुआ तो मुझे माफ कर देना। वो कहती है कि तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, ये मुझे इतना भी ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। पर साथ ही वो ड्रिंक करते हुए आगे कहती है, पर कभी कभी तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जो कि मुझे ऑब्जर्व किया करता था। वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो आगे कहती है कि तुम जरूर उस लड़की को अभी भी याद करते होगे जिसको तुमने अपने दिल के अंदर बसा कर रखा हुआ है, और इस तरीके के झूठ मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। चुयन इस चीज के लिए माफी मांगता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, अगर डेमोनिक ब्लेड एम्प्रेस जो कि तुम्हारे लिए मर गई, अगर उसे इसके बारे में पता चल जाता तो शायद उसे काफी बुरा लगता। चुयन कहता है कि मैं इस तरीके की यादों से अपना को दूर रखने की कोशिश करता हूँ, पर वो लड़की उससे आगे कहती है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर वो तुम्हारे दिल के अंदर कैसे चली गई, पर मैं ये सोचती हूँ कि तब भी तुम मेरा साथ देते जब अगर मैं उसे अपने हाथों से वहाँ पर मार देती। और ये कहते हुए वो उसे काफी ज्यादा डरावना और खौफनाक सा लुक देती है, पर चुयन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस वजह से फिर से वहाँ पर पूरे में शांति छा गई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होकर माउंट हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि हमें प्रेजेंट टाइम के अंदर दिखाया गया था। कई सारी सीढ़ियों के ऊपर हमें एक छोटी सी चींटी जैसी दिखाई जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि चुयन था, जो कि अपने यंगर वर्जन के अंदर है। वो कहता है कि हर बार डैम ये सीढ़ियाँ माउंटेन हाउ के वो कमीने वो सच में अपनी सीढ़ियों से कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार करते हैं। जिसके बाद वो माउंटेन हाउ के लीडर के सामने बैठा हुआ था। वो कहते हैं कि डिवाइन फिजिशियन ने अब तुम्हें घूमने से कोई मना नहीं किया। वो कहता है कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि उस समय पर मैं काफी ज्यादा घायल हो गया था। वो चुयन से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि सेक्ट लीडर होने की वजह से मुझे माफ कर देना, किस तरीके के खतरनाक इंसिडेंट के बीच में मैंने तुम्हें इस चीज के अंदर इन्वॉल्व कर लिया। पर वो कहता है कि नहीं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे भी ज्यादा जरूरी कि ये वो समय नहीं है जब माउंटेन हाउ की वो सेरेमनी होती है। मुझे पता है कि ये सेक्ट के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और क्या उसकी तैयारी अच्छे से हो रही है। वो बताते हैं कि इसको अब तक यहाँ पे शुरू हो जाना चाहिए था, पर अभी हम लोगों ने जानकर इसे कुछ दिनों के लिए डिले कर दिया है। ये सुनकर चुयन कंफ्यूज था कि आखिर डिले वो भी किस वजह से। शिनो से बताता है कि तुम इतना जल्दी इस चीज को भूल गए। चुयन ये सुनकर कंफ्यूज था और वो सोचता है कि माउंटेन हाउ के सबसे ज्यादा जरूरी सेरेमनीज में से एक उसे डिले कर दिया है। वो भी क्यों? क्योंकि माउंटेन हाउ के डिसाइपल्स यहाँ पर गायब हो रहे हैं और इस वजह से सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा परेशान थे। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं तुमसे कितनी ज्यादा और किस तरीके से माफी मांग सकता हूँ। चुयन, जाकर अच्छे से आराम करो, मैं जल्दी फिर से तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। पर वो हंसते हुए कहता है कि आप काफी ज्यादा बिजी लगते हैं, तो जब भी मुझे लगेगा मैं खुद ही यहाँ पर आ जाऊंगा। साथ ही वो सोचता है कि भाड़ में जाए, अब मैंने वो पीच ब्लॉसम स्टोन को वापस कर ही दिया है तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर साथ ही वो चुयन को बताते हैं कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, इसलिए अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए। चुयन कंफ्यूज था क्या मुझसे, और वो कंफ्यूज था कि आखिर वो कौन हो सकता है, क्या वो बीए है, सियोल है, या फिर वो फोंग हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने ये आफ्टरनून उन लोगों के साथ यहाँ पर बर्बाद करना चाहूंगा। और वो सेक्ट लीडर से मिलकर आ जाने के बाद एक सुकून की अंगड़ाई लेता है और कहता है कि सच में माउंटेन की हवा है काफी ज्यादा फ्रेश है, पर मुझे यहाँ पर कोई भी मेरा वेट करते हुए नहीं दिख रहा। पर अचानक ही उसका ध्यान गेट के पीछे उसकी छुपी हुई बहन के ऊपर जाता है। जैसे वो उसकी तरफ देखता है तो वो जल्दी से गेट के पीछे छुप जाती है, पर अचानक एक धक्के की वजह से वो बाहर आ गई थी, जो कि बीए ने दिया था। ये देखकर वो कहता है क्या करता हूँ वहाँ पर, क्या कर रही हो। वो काफी ज्यादा परेशान से होते हुए मुंह बनाकर कहती है कि मुझे सच में ये करने की जरूरत है। वहाँ से आवाज आती है कि हाँ बिल्कुल। चुयन चिल्लाते हुए कहता है क्या करता हूँ वहाँ पर, क्या बड़बड़ा रहे हो। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं। फिर वो धीरे धीरे कर मुंह फुलाते हुए चुयन के पास आती है और वो चुयन से कहती है कि कान खोलकर सुनना, क्योंकि मैं केवल एक बार ही ये बोलने वाली हूँ। और वो अपने मनी मन में कहती है क्या तुम ठीक हो। चुयन कंफ्यूज था कि आखिर उसने क्या कहा, तो वो फिर से धीरे धीरे कहती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी बॉडी पूरी से हील हो गई है ना। पर चुयन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर
पर उसके इस तरीके से बोलने की वजह से वो चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम इस तरीके से क्यों बड़बड़ा रही हो, हाँ मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर चल फिर पा रहा हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि ठीक है। चुयन चिल्लाता है क्या, आखिर तुम फिर से इस तरीके से क्यों बड़बड़ा रही हो, सही से बोलो। और ये कहकर वो अपना कान उसके पास लेकर आ जाता है। ये देखकर उसे गुस्सा आती है और वो उसके कान पर जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी वजह से बेचारे के कान के पर्दे फट गए थे, जो देखना सच में काफी ज्यादा फनी है। और जिसके तुरंत बाद ही वो जल्दी से वहाँ से दम दबाकर भाग जाती है। चुयन चिल्लाते हुए रह जाता है कि तुम पूरे से पागल हो, आखिर कान पे इस तरीके से कौन चिल्लाता है। तभी बीए साइड में से निकल कर आती है। वो कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा शर्मा रही है, वो भी बस यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए। वो कहता है कि सच में अगर उसे मेरे काफी ज्यादा शुक्रिया सा महसूस होता है तो कम से कम उसे मेरे साथ चलना चाहिए था। पर साथ ही वो बीए के हाथ की तरफ पॉइंट करते हुए उसके बारे में पूछता है कि आखिर वो कैसा है। वो बताती है कि जब मैं बाहर आई तो मुझे ये पहनने का कहा था। चुयन कंफ्यूज था। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये इतना दर्द कर रहा होगा। वो कहती है कि ये ठीक है, मुझे बस केवल कल के लिए और ये पहनना होगा। वो कहता है तो आखिर हम लोग फिर से इक्वल टर्म्स के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं। वो कहती है पर अगर मैं कहूँ तो ये पूरी तरह से ठीक है। तभी चुयन को फिर से वो सीन याद आता है जहाँ पर वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर बीए ने आकर उसे फिर से अपने कॉन्शियसनेस के अंदर लेकर आई थी। उसको याद करते हुए वो उसे कहता है कि हाँ ये चीज पूरी तरह से ठीक है और उस समय के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बीए ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी। चुयन कहता है क्या ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, पर अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे वापस कर सकती हो। और ये कहकर वो मुंह बना लेता है, पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। और ये कहते हुए वो सच में काफी क्यूट लग रही थी। इसकी वजह से हमारे हीरो के दिल में भी घंटियां बज जाती हैं। इसलिए वो बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे सही तरीके से याद नहीं है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, पर एक चीज के लिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम मेरे साथ थी। इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरी बहन आज यहाँ पर पूरी तरह सेफ है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। चुयन की बात जैसे ही पूरी होती है बेचारी का मुंह लाल लाल हो जाता है और वो लाल टमाटर बनकर जल्दी से शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। चुयन ये देखकर कंफ्यूज था और वो सोचता है कि अब आखिर इसे यहाँ पर क्या हो गया। उसे काफी गुस्सा आ रही थी कि आखिर इन लोगों को यहाँ पर हो क्या रहा है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि चुयन सीढ़ियां चढ़कर आया था और बेचारे की हालत फिर से काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो फिर से माउंट हाउ के लोगों को काफी ज्यादा गालियां दे रहा था, पर साथ ही वो उस बूढ़े आदमी यानी शन को भी याद कर रहा था। और वो याद करता है कि शन ने पिछली बार की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और वो यही सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। पर वहीं उसका ध्यान हायुक के ऊपर जाता है जो कि चुपचाप से उसको घूर रहा था। ये देखकर चुयन कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। साथ ही वो सोचता है कि ये जरूर यहाँ पर सोर्ड क्वीन को चेक करने के लिए आया होगा, जिसे डिवाइन फिजिशियन यहाँ पर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं। रुको, पर ये तो गूंगा है, तो आखिर ये मेरी पास्ट लाइफ के अंदर बात कैसे कर रहा था, अगर मुझे सही तरीके से याद है। और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुयन एक जगह पर खड़ा हुआ था, बीए उसके साथ खड़ी हुई थी, जहाँ पर आसपास कई सारी लाशें पड़ी हुई थी। और एक आदमी की आवाज आती है कि जो लोग हमारे खिलाफ रिबेल करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो लोग जो कि हमारे खिलाफ तलवार उठाने की कोशिश करते हैं, वो बेकार से दुश्मन बस कुछ खून के निशान बनकर रह जाते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जैसे कि अब सारी दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे आ चुकी है और हर दिन के साथ तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते चली जा रही हो। और ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जो कि अभी पूरी तरह से म्यूट है यानी गूंगा है। प्रेजेंट टाइम में चुयन उस चीज को याद करते हुए सोचता है, अच्छा तो ये अभी यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, मुझे नहीं पता क्या है ये अभी यहाँ पर क्या प्लॉटिंग कर रहा है, पर मैं अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सोर्ड क्वीन आवाज सुनने के बाद कहती है कि कोई वहाँ पर आया है, तो चुयन अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वो चुयन को मिलने के लिए अंदर बुलाती है, तो वो हायुक को धक्का देते हुए अंदर आ जाता है। वो सच में उससे काफी नफरत करता है, पर वो इस चीज पर ध्यान नहीं देती। सोर्ड क्वीन चुयन से कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, मैंने सुना था कि एक हादसे के बीच में तुम आ गए थे, पर देखकर लगता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। वो भी उसकी चिंता के लिए शुक्रिया करता है, पर सोर्ड क्वीन वहाँ पर लेटे रहने की वजह से अपने बेड मैनर्स को लेकर उससे यहाँ पर माफी मांगती है, तो वो कहता है कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर सोर्ड क्वीन जैसे ही बैठने की कोशिश करती है तो चुयन के एक्सप्रेशन यहाँ पर थोड़े से बदल जाते हैं। जहाँ पर वो उसकी बहन को बचाने के बारे में बात कर रही थी, चुयन कहता है कि ये चीज मैंने पहले महसूस नहीं करी थी। जहाँ पर वो उससे आगे कहते हैं कि तुम सच में चुयन के काफी ज्यादा अच्छे बड़े भाई हो, और उसके एक्सप्रेशन सच में काफी ज्यादा डरे डरे से लग रहे थे। वो कहता है कि चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि जो ये एनर्जी है असल में ये डिमोनिक एनर्जी है, और बस केवल इतना ही नहीं, जो ये प्योर डिमोनिक एनर्जी है लगता है कि ये हेवनली डीमन की है। और चुयन ये उसी के बारे में बात कर रहा है जिसके साथ वो अपनी पास्ट लाइफ के अंदर वाइन पी रहा था। वो सोचता है कि शायद कि ये वही डिसीज है जो कि धीरे धीरे कर अंदर से सोर्ड क्वीन को खा रही है, पर आखिर ये ऐसी किसी चीज को अपने साथ कैरी क्यों करे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सच में पहले ही हेवनली डीमन का सामना कर चुकी हैं। डिमोनिक एनर्जी को बस इंडोर कर उसे होल्ड बैक नहीं किया जा सकता। इसको विड्रॉ करने के लिए एक तरीके की वाइल्डली रेज होनी चाहिए जो कि अलग ही लेवल पर हो। और वो खांसते हुए कहती है कि अगर तुम
तुम थोड़े से और जल्दी आते तो मैं तुम्हें एक डिसेंट से मील ट्रीट करती। तो वो कहता है कि चीज में कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी तुम मेरी दोस्त के बच्चे हो। और ये कहते हुए वो चुयन के ऊपर अपना हाथ रख देती है, पर वो अपनी बात कुछ आगे कर पाती उससे पहले ही जो चुयन के एक्सप्रेशन होते हैं वो अचानक ही पूते कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जल्दी से डरते हुए उसका हाथ अपने हाथ पे से हटा देता है। ये देखकर सूट क्वीन थोड़ी सी कंफ्यूज थी और वो महसूस करता है कि जो उसका डिमोनिक हेवनली एब्जॉर्प्शन आर्ट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया था कि वो किसी इंसान की डिमोनिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। पर वहीं उसे पीछे से आवाज आती है कि मैंने कहा है ना कि हर बार दरवाजा बंद कर रखा करो, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है। और वो पीछे डिवाइन सोर्समैन को देखता है जो कि चुयन को वहाँ पर देखकर कहता है कि हे आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ हमें रियोन का सीन दिखाते हैं जो कि पहाड़ पर अपनी सोर्समैनशिप की प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी और साथ ही वो बीए की टीचिंग्स को भी याद कर रही थी जो कि उसने उसे सिखाई थी। और उन सबको याद करते हुए लगातार कई सारे पावरफुल स्लैशेस लगाती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक गई थी। साथ ही में वो उस इंसान को भी याद कर रही थी जिसने हाल ही के इंसिडेंट में बीए और चोयन को काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर दिया था। और साथ ही में उसे उस इंसान की वो बलगर बातें भी याद आ रही थी, क्या इस तरीके की खूबसूरत सी लड़की आकर यहाँ पर कहाँ से आ गई, जल्दी से इसे यहाँ पर पीछे छोड़कर चले जाओ। वो सोचती है कि ये चीज पूरी से मीनिंगलेस है, आखिर मैं इन चीजों के साथ यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। और उसे बीए की भी वो बातें याद आती है कि जल्दी से जाकर माउंटेन हाउ के लोगों को इसके बारे में बता दो। रियोन तुम्हें यहाँ पर सब्र करना होगा, तुम यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागो। और ये कहकर बीए आगे बढ़ती है और रियोन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। वो सोचती है कि एज अ मार्शल आर्टिस्ट मैंने अपनी प्राइड को उस समय फेंक दिया था और साथ ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, और यहाँ तक इंसानियत जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग पाई। और सच में ये चीजें काफी ज्यादा पैथेटिक हैं। और ये सब सोचते हुए वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेती है कि वो थक कर वहीं पर बैठ गई थी। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हो। वो कंफ्यूज जैसी साइड में देखती है, आवाज आती है लगता है कि तुमने अपने आप को जरूरत से ज्यादा ही हार्ड पुश किया है, लो जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लो। और साथ ही फोंग आगे कहता है कि अपने आप की मदद करो। उसको वो देखकर कंफ्यूज थी, कहती है कि ये तो यंगेस्ट प्लीज ब्लॉसम सोर्स मास्टर है, अगर मेरी जगह ये वहाँ पर होता तो ये बिल्कुल भी किसी बेशर्म की तरह वहाँ से नहीं भागता। और साथ ही उसे अपने भाई के लिए कही हुई वो बातें भी याद आ रही थी कि अगर तुम्हारा भाई वहाँ पर नहीं होता तो चीजें और भी ज्यादा दिक्कत दे सकती थी। जैसे वो उठे तो उससे कहना कि वो मुझसे मिलने के लिए आए क्योंकि ये इतना ज्यादा अमेजिंग नहीं है। ये सुनकर वो कंफ्यूज थी कि आखिर सबका मतलब क्या है। डिवाइन फिजिशियन कहते हैं कि नामकॉन क्लैन की लड़की भी तो वहाँ पर थी पर वो उस डीमन को हैंडल नहीं कर पाई, तो आखिर तुम्हारे भाई ने उसे किस तरीके से खत्म किया, आखिर किस तरीके की पावर और स्किल्स उसने वहाँ पर इस्तेमाल करे। मुझे पता है कि उसके पास एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑरा है, पर मुझे लगा नहीं था कि वो उसका सच में इस्तेमाल कर सकता है। और उसकी बहन सोचते है कि मेरा भाई तो काफी ज्यादा आलसी और सेल्फिश है, पर ऐसा लगता है कि अब सभी लोग मार्शल आर्ट के पाथ पर चलना चालू कर चुके हैं। पर दूसरी तरफ मैं बस अपने मास्टर को पकड़े हुए हमेशा ही रोती रहती हूँ और इसलिए उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा था। वो कहती है कि तुम्हें बस भागने के अलावा कुछ भी नहीं आता, अगर तुम किस तरीके की प्लीज ब्लॉसम के अंदर अपने आप को ब्लूम करना चाहती हो। और ये सब सोचकर वो फिर से अपनी तलवार को उठा लेती है। फोंग देकर कहता है कि तुम फिर से कंटिन्यू कर रही हो, अगर ऐसा है तो मैं बाद में आऊंगा। ये सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है, पर तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो उसे ठोकर देते हुए वहाँ से जा रही थी। फोंग ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और वो उसे आवाज देता, पर वो तो जल्दी से भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। और साथ ही वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। और उसे कई सारी बातें याद आ रही थी, यहाँ पर कोई कह रहा था कि तुम्हें ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम कौन से मार्शल आर्ट पाथ के अंदर चलते हो, पर ये पूते से ठीक होता है, भले ये कितना ज्यादा दुखी या फिर दर्द से भरा ही क्यों ना हो और इसके अंदर एनवी और जलनी क्यों ना हो, पर जिस दिन तुम्हारी तलवार के ऊपर एक सिंगल पेटल ही यहाँ पर ब्लूम कर जाएगा उस दिन तुम एक ट्रू मास्टर बन जाओगे और हम दोनों मिलकर यहाँ पर खिलेंगे। और यही सब सोचकर वो सच में काफी ज्यादा खुश थी, पर आज के समय पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, वो अपने मास्टर के पास भाग कर आ गई थी, जहाँ पर वो कहती है कि सच में काफी ज्यादा अंधेरा हो गया है, पर क्या आपने अपने खाने को स्किप तो नहीं किया। पर वहीं वो दरवाजा खोलने वाली थी, उससे पहले अंदर से उसे आवाज आती है किस तरीके से फालतू की बातें करना बंद करो। युयन कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा सीरियस हूँ। ये सुनकर वो समझ गई थी कि ये तो उसके बड़े भाई की आवाज है और उसे याद आता है कि दिन में आकर उसने क्या किया था, इसी वजह से वो थोड़ी सी परेशान थी। वो कहती है कि आखिर सभी लोगों में से ये यहाँ पर क्या कर रहा है। डिवाइन फिजिशियन की आवाज आती है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस चीज के ऊपर यकीन करूंगा, आखिर तुम्हें दवाइयों के बारे में क्या पता है जो तुम अपना मुंह इस तरीके से चला रहे हो। पर वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जो कि इनको यहाँ पे फिक्स कर सकती है। वो चिल्लाते हैं बच्चे कि तुम सच में सीरियस हो, अगर तुम किसी बीमारी को दवाई से क्योर नहीं कर सकते तो आखिर तुम इसे क्योर कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें समझ में आ भी रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कह रहे
हो। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, पर मेरे मेथड के साथ शायद मैं यहाँ पर सोड क्वीन को हील कर सकता हूँ। जैसे उसकी बहन ये सुनती है वो शॉक हो जाती है, फिर थपाक से वो दरवाजे को खोलती है और कहती है कि ये चीज सच है। सभी लोग अचानक ही उसे यहाँ पर देख कर थोड़े कंफ्यूज थे। चुयन उससे कहता है कि अगर तुम, और वो बहुत ज्यादा परेशान कहती है कि तुम सच में मेरे मास्टर को हील कर सकते हो। चुयन थोड़ा सोचते हुए कहता है कि पर मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। वो गुस्सा करती है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? यहाँ तक डिवाइन फिजिशियन भी इस चीज के ऊपर हार मान चुके हैं। ये सुनकर पूरी तरह से सभी लोग चुप से हो गए थे। चुयन कहता है कि अगर डिवाइन फिजिशियन इस चीज को अलाउ करते हैं तो मैं डिवाइन फिजिशियन की इस बीमारी को क्योर करने की कोशिश कर सकता हूँ। सोड क्वीन उससे कहते हैं कि चुयन सबसे पहले हम लोगों को ये एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तो चुयन बताता है कि जो मेरी गूक्लेन की कल्टीवेशन टेक्निक है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जो गूक्लेन की कल्टीवेशन टेक्निक है उसकी हीट हर एक एनर्जी की फ्लो को यहाँ पर एक्सपेल कर देती है, यानी दूर धकेलती है। क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, असल में जो वो बीमारी है वो सोड क्वीन की एनर्जी को अंदर से खा रही है, और वो ऐसा लगता है कि वो भी किसी तरीके की एनर्जी है। जब मैंने सोड क्वीन के हाथ को टच किया था तो मैंने उस एनर्जी को महसूस किया था, और उस समय मैंने ये भी महसूस किया कि जो गूक्लेन का व्हील आर्ट है वो उस एनर्जी को भी यहाँ एक्सपेल कर रहा है। सोड क्वीन खांसते हुए कहती है कि गूक्लेन की कल्टीवेशन मेथड सच में इतनी ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे तो ऐसा सही तरीके से याद भी नहीं है। वो सोचता है कि बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, असल में ये फायर व्हील कल्टीवेशन आर्ट नहीं बल्कि डिमोनिक हेवनली एब्जॉर्प्शन आर्ट है, जो कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ। पर अगर मैंने किसी को भी इसके बारे में बता दिया तो क्या सच में कोई इस चीज के ऊपर यकीन करेगा? पर अगर मैं यहाँ पर हार मान लेता हूँ और पीछे की तरफ हट जाता हूँ तो जो सोड क्वीन है तो शायद वो इस डिमोनिक एनर्जी को ज्यादा समय तक इंडोर नहीं कर पाएंगी, और इसकी वजह से जरूर उनकी मौत हो जाएगी। और अगर ये यहाँ पर सर्वाइव भी कर जाती है तब ये इस दुनिया से अपना मुंह मोड़ लेंगी और गायब हो जाएंगी, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि उन्होंने अपने पास लाइफ में किया था। मुझे नहीं पता कि मैं फ्यूचर में इनको दोबारा यहाँ पर बचा पाऊंगा भी या फिर नहीं। पर तभी उसकी बहन उसको खींचती है और उसे कपकपाती हुई आवाज में कहती है कि सच में क्या तुम यहाँ पर उन्हें बचा सकते हो, मेरे मास्टर को बचा सकते हो तो प्लीज उन्हें बचा लो। और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वो रोने लगी थी। वो परेशान सा होते हुए सोचता है कि सच में ये तभी मुझसे ओपा कहती है जब इसे कुछ चाहिए होता है, पर इसका शुक्रिया जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से श्योर हो चुका हूँ। इसलिए वो डिवाइन फिजिशियन से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ पर उनको ट्रीट करने के लिए अलाउ कीजिए। वो कहते हैं चलो मान लेते हैं कि जो कि तुमने कहा है वो पूरी तरह सच है कि गूक्लेन का मेथड यहाँ पर एनर्जी को एक्सपेल कर सकता है, पर इस सब के बाद भी वो मेथड यहाँ पर इंसानों की रक्षा करने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर वो मेथड उसकी एनर्जी को यहाँ पर तबाह कर देता है तो सोड क्वीन तुरंत ही यहाँ पर मारी जाएगी। तो क्या तुम यहाँ पर फेल होने के बाद इस हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो? चुयन उसे समझाता है कि पर हम लोग यहाँ पर हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकते, हमें वो हर एक मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हम लोग कर सकते हैं। पर बीच में इसे टोकते हुए वो चिल्लाकर कहता है कि फालतू में इस तरीके से चिल्लाना और बकवास करना बंद करो, इस चीज में बिल्कुल भी अंतर नहीं है जैसा कि तुम अपने पेरेंट्स की जिंदगी को यहाँ पर किसी सौदे में लगा दो। पर तभी आवाज आती है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है इस चीज के लिए या फिर नहीं? डिवाइन फिजिशियन को सोड क्वीन की ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर चिल्लाता है। वो कहती है मैं यहाँ पर इस तरीके से बैठकर उसे मेरे पास इस तरीके से रोता हुआ नहीं देख सकती, और इसके अलावा वैसे भी आप हर एक चीज जो कि आपके पास है उसे पहले ही इस्तेमाल कर देख चुके हैं। और जैसा कि चुयन ने अभी अभी यहाँ पर कहा, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत भी मौका है तो मुझे लगता है कि ये रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से कीमत रखता है। इसलिए वो चुयन से कहती है कि चुयन अगर यहाँ पर कोई चीज गड़बड़ भी हो जाती है तो तुम्हें अपने ऊपर कोई भी बोझ लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ी सी जिंदगी जो कि अब मेरे पास बची हुई है उसके अंदर मैं केवल अपनी इच्छा के ऊपर ही पूरी तरह से भरोसा रखती हूँ। डिवाइन फिजिशियन उसकी बात सुनने के बाद पसीना पसीना हो गए थे और वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत ही बीच में आ जाऊंगा। इसका मतलब उन्हें चुयन को इस चीज की परमिशन दे दी है। चुयन सोड क्वीन के पीछे बैठकर अपने हाथ उसकी पीठ पर रखना चालू करता है और सोचता है ये वही हाथ है जिनने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर 1,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली है, और अब इन हाथों के साथ मैं यहाँ पर किसी को बचाने वाला हूँ। सच में लोगों को अगर इसके बारे में पता चलता तो लोग कितना ज्यादा हंसते। ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे इस तरीके का प्रेशर महसूस हो रहा हो कि शायद ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में डिवाइन फिजिशियन अभी बात कर रहे थे। इस सब के बाद भी कि मुझे ये करना होगा, पर अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा पाऊंगा। और ये सोचते हुए वो उसकी पीठ पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही वो एब्जॉर्प्शन आर्ट यहाँ पर चालू हो चुका था। चुयन को काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर और एनर्जी महसूस होना चालू हो जाती है, और जो उसका कोर था वो तेजी से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए पूरी तरह डिवॉर करना चालू कर देता है। अचानक ही चुयन को महसूस होता है जैसे कि वो एक दूसरी जगह पर पहुंच चुका है। वो उसकी डिवाइन रेल्म के अंदर आ चुका था जहाँ पर वो उस डार्क एनर्जी को देख रहा था जैसे वो लगातार एब्जॉर्ब किया जा रहा था। वो सरप्राइज था कि आखिर ये कितनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है जो कि इसके अंदर है। कहते लंबे समय से सोड क्वीन अकेले ही इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी के साथ लड़ रही है, और वहाँ पर चुयन को सोड क्वीन का वो फिगर भी दिखता है जो कि लगातार उस डिमोनिक एनर्जी से लड़ रहा था। वो भागते हुए उसके पास जाता है जहाँ पर लगातार वो डिमोनिक एनर्जी उसे पूरी तरह से खाने में लगी हुई थी। वो ये सब देखकर कहता है कि सच में ये काफी सीरियस है, अगर मैंने जरा सा भी फोकस यहाँ पर खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या मैं सच में इस
से एब्जॉर्ब करने के बाद भी इस चीज को विड्रॉ कर पाऊंगा। फिर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि बिल्कुल इसे मेरा कर्म इंड्योर करेगा, और फिर वो पूरी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है और वो डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा तेजी से चुयन की तरफ बढ़ना चालू कर देती है और जो उसका कोर था वो काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि उसके शरीर से आग निकलना चालू हो गई है और वो कोर के अंदर जितनी भी डिमोनिक एनर्जी थी वो सब इसकी वजह से जलती चली जा रही है। वो डिमोनिक एनर्जी यहाँ पर चिल्लाना चालू कर देती है और अब धीरे धीरे कर वो काफी ज्यादा गुस्से में चिल्ला रही थी। पर यहाँ पर जो सूट क्वीन थी अब वो धीरे से अपनी तलवार बाहर निकालना चालू करती है और जैसे ही आग खोलती है वो अपनी तलवार बाहर निकालती है और अगले पल हमें चुयन को दिखाते हैं जो कि उस पूरी डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी तरह से बेहोशा हो रहा था और अचानक ही जहाँ उसकी आंखें बंद होती हैं उसके सामने वो डिमोनिक एनर्जी आ जाती है जो कि उससे कहती है कि इस समय ये थोड़ा सा अलग है पर सच में ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और ये कहते ही चुयन की आंखें यहाँ पर बंद हो जाती है और स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। और दूसरी तरफ हमें कैनियन के पास सियोल का सीन दिखाते हैं जो कि तलवार के साथ शॉट प्रैक्टिस करने में लगी हुई थी और एक आवाज थी जो कि उसे यहाँ पर ट्रेन कर रही थी। वो कहती कि थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर। वो कहती कि बिल्कुल इस तरीके से। तो वो आवाज कहती है कि हाँ बिल्कुल, सच में तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी हो। और वहाँ पर हमें फ्यूचर की सियोल दिखाते हैं जो कि सोर्ड सुप्रीम बन चुकी थी। वो करंट सियोल को ट्रेन कर रही थी जो कि उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें बताया जाता है कि जब वो अपने ग्रैंडपा से मार्शल आर्ट के बारे में बात करने गई थी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे जिसकी वजह से सियोल को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। पर अचानक ही उसे एक आवाज आती है कि इस तरीके से रोना बंद करो सियोल। ये देखकर वो कंफ्यूज आसपास देखती है और ऊपर उसे फ्यूचर की वो सियोल दिखती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि आखिर तलवार किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। सियोल कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं सच में यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख पाई हूँ। मैं सच में काफी ज्यादा डर जाती हूँ जब भी तुम मेरी बॉडी को इस्तेमाल करती हो कुछ चीजों के लिए। पर अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मेरे ग्रैंडपा से भी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। पर तभी वो उसे टोकते हुए कहती है कि सियोल, और उसे अपने ग्रैंडपा की आवाज आती है जो कि चिल्लाकर कहते हैं कि सियोल, मैंने तुमसे कहा था ना कि फिर से तलवार को हाथ बिल्कुल मत लगाना। ये देखकर सियोल काफी ज्यादा डर गई थी और वो जल्दी से अपनी तलवार को छुपाते हुए कहती है कि ग्रैंडपा ये तो कुछ भी नहीं है। और वो बस उसे समझाने की कोशिश करती है पर वो सच में काफी ज्यादा गुस्से में थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चुयन का सीन दिखाते हैं जो कि इतनी ज्यादा गहरी नींद में था कि यहाँ पर लाल टपका रहा था। जैसे उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सूट क्वीन और डिवाइन फिजिशियन का नाम लेकर उठता है। वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ पर है, पर अगले ही पल उसके शरीर में बहुत जोर से दर्द होना चालू हो गया था। वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके की खतरनाक सी फीलिंग है। ऐसा लगता है कि वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी जिसको मैंने हाल ही में एब्जॉर्ब किया है। पर फिर वो खड़ा होकर आगे बढ़ते हुए सोचता है पर क्या सूट क्वीन अब पहले से काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है, सबसे पहले जाकर मुझे उन्हें देखना चाहिए। पर जब वो बाहर निकलता है तो वो पीच ब्लॉसम के पेड़ के नीचे अपनी बहन को खड़ा हुआ देखता है। वो उसको देख कर कहता है कि हे आखिर तुम क्या कर रही हो। पर उसकी बहन ऊपर की तरफ देख कर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। चुयन भी ये देख कर कंफ्यूज था क्योंकि अचानक ही वहाँ से कूद कर एक औरत नीचे आ रही थी जिसको देखकर चुयन की बहन सच में काफी ज्यादा खुश थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो औरत मुस्कुरा रही थी और ये कोई और नहीं बल्कि सोट क्वीन थी जो कि उस डिमोनिक एनर्जी के निकल जाने की वजह से पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। और वो अपने पैर के थोड़े से धक्के से आसमान में काफी ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह। चुयन भी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है, पर रुक जाओ, क्या सच में ये फिर से अपने केवल बस नॉर्मल स्टेट के अंदर आ गई है। वो अपनी तलवार को घुमाती है और आसमान में 2 स्ट्राइक देती है जिस वजह से आसमान 2 हिस्सों में पूरे से चिर चुका था। बादल अलग अलग हो चुके थे और सच में ये सीन देखने में काफी ज्यादा ओपी है। अब वो नीचे आ जाने के बाद चुयन को देखकर बोलती है, अच्छा तो क्या तुम उठ गए चुयन। एक चीज थी जिसका मैं इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि जब तुम उठोगे तब तुमसे बोलूंगी। और वो भागते हुए अपने मास्टर से जाकर मिल जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये सब केवल तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चुयन। पर वो एम्बेरस होते हुए कहता है कि नहीं मैं तो बस। साथ ही वो सोचता है कि मैं इस तरीके की सिचुएशंस के अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और उसके सर पर जो नीडल्स लगी हुई थी अगले पल वो वहाँ से हट जाती हैं और उसे आवाज आती है कि बच्चे तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने सच में उसके सिस्टम से उस एनर्जी को बाहर निकाल कर फेंक दिया। ये सच में काफी इंटरेस्टिंग था। पर उसके चेहरे पर एक डरावना सा लुक दिख रहा था जो कहता है कि प्लीज एक बार वो कल्टिवेशन मेथड मुझे वेरीफाई करने दो जो कि तुमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और चुयन ये देखकर सच में काफी ज्यादा डर गया था जिसके बाद वो चुयन के पीछे पड़ जाते हैं और चुयन बस उनसे भागने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर सोर्ड्स क्वीन सच में काफी ज्यादा खुश थी। जिसके अगले सीन में हमें बीए को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा ओमनियस एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है कि आखिर पिछली रात तुम कहाँ पर थे। जैसे चुयन ये सुनता है उसके मुंह से बेचारे का खाना निकल जाता है। बेचारे को सुकून कहाँ मिलेगा यार। वो जल्दी से खांसते हुए अपना को संभालने की कोशिश करता है और बीए उससे कहती है कि आखिर पिछली रात तुम कहाँ जाकर सोए थे। ऐसा लगता है कि उसने अभी से बीवी वाले हक इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। वो सोचता है कि आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे कि इसने मुझे कुछ चीटिंग करते हुए या फिर कुछ ऐसा ही करते हुए पकड़ लिया हो। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने उससे शादी कर ली हो। और वो उससे कहता है कि असल में मैं सारी रात ट्रेनिंग करता रहा था और मेरी उसी जगह पर नींद लग गई थी क्योंकि मैं सच में काफी ज्यादा थक
गया था। ये सुनकर वो कहती है कि सच में ऐसा ही है। तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। पर साथ ही वो सोचता है कि आखिर मेरे यहाँ पर इस तरीके से पूछताछ क्यों चल रही है। पर वो अपना हाथ पटकते हुए कहती है कि कम से कम तुम्हें मुझे बता तो देना चाहिए कि तुम रात को नहीं आओगे। तुम्हें पता है कि तुम नहीं आए थे तो मुझे कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। अगली बार समय पर मुझे इस चीज के बारे में बता देना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। चुयन उसे आवाज दे रहा था कि आखिर तुम आधे खाने में यहाँ से कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि ट्रेनिंग करने के लिए। चुयन कहता है कि सच में ये काउदा टेंस था। जिसके बाद उसका ध्यान सियोल के ऊपर जाता है, जिसको देखकर वो कहता है कि अगर अचानक आज तुम्हें क्या हो गया, आखिर आज तुम इतना शांत शांति क्यों हो। ये सुनने के बाद वो अगले ही पल जोर जोर से चिल्लाकर रोना चालू कर देती है। ये देखना सच में काफी ज्यादा फनी था। और ये देख कर कि वो अपना खाना पूरे में बिखरा रही है, चुयन कहता है कि सच में कितना ज्यादा गंदा है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो। पर वो तो बस बच्चों की तरह रोते हुए अपना खाना पूरे में बिखरा रही थी। और वो रोते हुए कहते हैं कि ग्रैंडपा, उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे ये चीज बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वो सच में काफी ज्यादा डरावने हैं, आखिर ऐसा क्यों है। चुयन गुस्से में उसको मुंह पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम ये क्या बकवास करने की कोशिश कर रही हो, सबसे पहले अपना खाना खाओ, उसके बाद बात करने की कोशिश करना। अब बेचारी चुप हो गई थी और चुयन परेशान होते हुए कहता है कि सच में ये कितनी ज्यादा तकलीफ की बात है। वैसे मेरे हाथ पूरी तरह से भरे हुए हैं। सबसे पहले वो डिमोनिक एनर्जी जो कि अभी अभी मेरे शरीर के अंदर एंटर करी है, वो मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। और वो ओल्ड मैन शिन जो कि काफी समय से मुझे दिखा नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो आवाज जो कि डिमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए मैंने महसूस करी थी कि इसे खा लो, ये काफी ज्यादा टेस्टी है। वो सोचता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि ये उस आवाज से रिलेटेड हो जिस वजह से वो यहाँ से गायब हुआ हो। कि इसके पहले उन्हें ऐसा कुछ मुझसे कहा नहीं था कि वो मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जिसको वो यहाँ पर कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उस चीज ने उन्हें भी यहाँ पर डिवावर कर लिया हो। पर वहीं चुयन को हॉन्ग की आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि आपसे कोई मिलने के लिए आया है। वो थोड़ा कंफ्यूज था, पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर उसकी छोटी बहन थी जो कि उसे कहती है कि तुम्हारे लंच को यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ कर देना। पर वो अपनी बहन को देखकर कंफ्यूज था, पर वो बस साइड में देख रही थी। चुयन गुस्से में कहता है कि आखिर तुम बार बार मेरे पास इस तरीके से नजरों के साथ क्यों आ जाती हो। वो कहते हैं कि अपने बकवास करना बंद करो, मुझे ऐसा लगता है इसलिए ठीक है। मास्टर की इंटेलिजेंट एनर्जी फिर से नॉर्मल होने चालू हो चुकी है, इसलिए मैं बस यहाँ पर तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती थी क्योंकि तुमने मास्टर को ठीक कर दिया। हाल ही में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मेरे ऊपर तुम्हारा काफी ज्यादा बड़ा कर्ज हो चुका है। चुयन ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। वो कहता है कि सच में तुम ऐसी बातें करने के लिए मेरे पास आई थी, क्या तुम्हारे पास कोई और काम करने के लिए नहीं है। ये सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से चुयन के ऊपर चिल्लाना चालू कर देती है। और ये सब भी देखना सच में काफी ज्यादा फनी है कि भाई बहन एक दूसरे के साथ किस तरीके से लड़ते हैं। अगर आपकी भी कोई भाई बहन है जो कि आपसे इस तरीके से बिहेव करते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और वो कहती है कि मास्टर क्या सच में आप मेरे भाई से मिलना चाहती हैं, ये जानने के बाद भी वो कितना ज्यादा मीन है। पर वो कहती है कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं। चुयन ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहती है कि रुको, क्या मास्टर। चुयन को आवाज आती है कि मेरी जिंदगी तुम्हारा कर्ज है जिसको केवल शब्दों के अंदर बयां नहीं किया जा सकता। साथ ही वो चुयन से आगे कहती है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो गए। चुयन के मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल रही थी। फिर वो हिचकिचाते हुए कहता है कि उस एनर्जी के शरीर के निकल जाने के बाद से आपको इस तरीके से हेल्दी देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अभी तक सच में काफी ज्यादा हक्का बक्का सा था। वो कहती है कि मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि इतना जल्दी मैं अपने फॉर्मल स्टेट के अंदर वापस आ जाऊंगी। वो कहता है कि आप पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं। वो बोलती है कि हाँ, पर अगर तुम्हें क्या लगता है। चुयन बोलता है कि आप काफी ज्यादा अच्छी लग रही हैं, वहाँ से तो काफी ज्यादा अच्छी जब मैंने आपको आपके रूम के अंदर देखा था। वो आगे कहती है कि एक वजह जिस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो तुमने मेरे लिए किया है मैं किसी तरीके से उसे पे बैक कर सकूँ। इसलिए चुयन जो भी तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझसे कहो, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगी। मेरी जिंदगी तुमने बचाई है तो किसी भी समय पर तुम्हारे लिए मैं ये देने के लिए तैयार हो जाऊंगी। ये सुनने के बाद उसकी बहन थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है। चुयन कहता है कि आखिर आप आपकी जिंदगी को लाइन पे कैसे रख सकते हैं जहाँ पर बड़ी मुश्किल से उसे अभी अभी बचाया गया है। वो कहती है कि चीज में कोई भी दिक्कत नहीं, वैसे ही मैं वहाँ पर मरने ही वाली थी, तो अगर तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट हो तो मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ, तो बस जल्दी बताओ कि अगर तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है कि आप कोई चीज की चिंता नहीं है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। शॉर्ट क्वीन बोलती है कि जितना कि मैं तुम्हें जानती हूँ इस चीज से तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि जो भी तुम यहाँ पर मुझसे मांगोगे वो कुछ भी बुरा नहीं होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। पर जिस तरीके से उनने उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा हुआ था, चुयन अपने आप में थोड़ा सा डिस्गस्टिंग सा महसूस करता है। वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम बस मुझे सामने से इस तरीके से देखकर ही इस कंक्लूजन पर पहुंच गई। और उसे अपने पास लाइफ का वो सीन याद आता है कि जब उसने पूरे माउंट हाउ को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया था। बस केवल एक ही आदमी था जो कि वहाँ पर जिंदा था और बाकी सभी वहाँ पर मारे जा चुके थे। और वो सोचता है कि मैं वही सेम इंसान हूँ जिसने माउंट हाउ के हर एक इंसान को खत्म कर पूरी तरह से खाक में मिला दिया था। और भले ही इस समय उनकी कोई भी गलती नहीं थी कि वो मेरी बहन की रक्षा नहीं कर पाए थे, पर मैं बस अपने गुस्से को बाहर निकालना चाहता था। पर वही सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो कहती हैं, अगर तुम चाहो तो बाद में इसके बारे में मुझे बता सकते हो और इसी वजह से कुछ ऐसा है जो कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। और इसलिए वो आगे बोलती है कि
तुम लोगों के खाने को इंटरप्ट करने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, पर क्या चुयन के साथ मैं अकेले थोड़ी देर बात कर सकती हूँ। सियोल और रियोन दोनों ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी। वो कहती है कि मास्टर आप ये चाहते हैं कि मैं भी यहाँ से जाऊँ? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे अकेले में तुम्हारे भाई से थोड़ी सी बात करनी है। ये सुनकर वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ठीक है। चुयन सियोल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से क्यों नहीं गई, पर वो अपने खाने को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कि देखो ना, मैंने अपने कानों में हाथ डाल लिया है, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, मैं बस चुपचाप से यहाँ पर खा रही हूँ। ये देखकर वो उसे लात मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है, जो देखना सच में काफी फनी था। जिसके बाद सूट क्वीन आगे कहती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे महसूस किए हुए काफी लंबा समय हो गया। चुयन सोचता है कि वो बस इसकी वजह थोड़ी सेंटिमेंटल सी हो रही है, और तभी वो आगे बोलती है कि और ऐसा ही मैं तुम्हारी माँ के बारे में महसूस करती थी। हम लोग काफी ज्यादा हंसा और मुस्कुराया करते थे, बस ऐसी छोटी छोटी सी चीजों में। तो चलो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। चुयन कंफ्यूज था। वो आगे कहती है वो आखिरी मूवमेंट जहाँ पर तुम्हें तुम्हारी माँ के बारे में याद है। रियोन उस समय काफी ज्यादा छोटी थी कि वो कुछ भी याद रख सके, और जो तुम्हारा क्लैन है वो इसके बारे में काफी ज्यादा चीजें छुपा कर रखे हुए हैं, इसलिए मुझे वो सब बताओ जो कि तुम्हें उनके बारे में याद है। फिर वो थोड़ा सा सोचने के बाद बताना चालू करता है, और हमें एक बर्फ वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ पीठ दिखाकर खड़ी हुई थी और उसके फादर और चुयन वहाँ पर उसको देख रहे थे। वो कहते हैं कि अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। चुयन बहुत बुरी तरीके से कपकपाया जा रहा था, और वो गुस्से में कहता है कि आखिर आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं जो कि आप इतने ज्यादा आगे बढ़ गए। उसके फादर अपनी कोल्ड आइज के साथ कहते हैं कि कुछ नहीं, बस सर्वाइवल। और उसकी माँ चुयन से कहती है कि अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। वो कहते हैं कि अगर तुम तैयार हो तो मैं इसे ओपन करता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एक क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से कई सारे कलर्स निकल रहे थे, और वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई मल्टी डायमेंशनल पोर्टल हो। चुयन की माँ उसकी तरफ देखकर कहती है कि चुयन प्लीज मुझे माफ कर देना, और वो बिल्कुल सियोल की तरह लग रही है जिनके वाइट वाल हो और वो काफी ज्यादा बड़ी हो। चुयन उसको देखकर जल्दी से उसकी तरफ भागना चालू करता है और कहता है कि माँ रुक जाइए, प्लीज नहीं, प्लीज मत जाओ। पर वो अपने आंसू की बूंद के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद बर्फ में अचानक ही खून का सीन दिखाया जाता है, जैसे कि सीन पूरी तरह खून खुआन हो चुका है और वो बर्फ पूरी तरह काली हो चुकी है। अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और उसके साथ उसकी माँ भी वहाँ से गायब हो गई थी। और जिसके बाद चुयन कंफ्यूजन के साथ कहता है कि मॉम मॉम आखिर आप कहाँ हो मॉम। जिसके बाद वो रोना चालू कर चुका था। उसके फादर कहते हैं कि इस चीज को मेक श्योर करना कि तुम कभी भी इस चीज को अपनी जिंदगी में ना भूलो। और उसके डैड उससे कहते हैं कि अब से तुम भले कितना ही रोना क्यों ना चाहो, पर अब तुम नहीं रो सकते। पर वो गुस्से में अपने फादर की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा भयानक और खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरी माँ को कहाँ भेज दिया। और उसके डैड इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए घूमते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो चुयन को एक जगह पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा चेन बंधी हुई थी। वो चुयन को दिखाते हुए कहते हैं कि जरा इस चीज को करीब से देखो, यही एक वजह है जिसकी वजह से गूगलर अब तक एग्जिस्ट कर रहा है। ये इसकी लेगेसी है और बर्डन है जो कि तुम्हें इनहेरिट करना होगा। और चुयन ये देखकर दंग रह गया था। इस सब को याद करते हुए चुयन कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। सोट क्वीन कहती है पर क्या वो इस दुनिया में कहीं पर है। चुयन कहता है कि मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता, और ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर आप कितने बार पूछती हैं, पर हमेशा ही मेरा आंसर यही रहेगा। सोट क्वीन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई, अब से मैं फिर से तुमसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगी। और साथ ही वो उसे सहलाते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि टफ स्पॉट पर तुम्हारे इस तरीके से आंसर देना भी काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है। और इसके अलावा मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी छोटी बहन की वो काफी ज्यादा मदद कर रही है। मैं उस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ जो कि तुम्हारे साइड में बैठकर खाना खा रही थी। वो कहती है कि हाँ, वो सच में काफी ज्यादा प्रिटी लेस है, पर फिर वो उसके काफी करीब आकर कहती है कि नहीं, ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा छोटी है, शायद कोई और है जो कि ऐसा है। मैंने सही कहा ना? तो वो कहता है कि हाँ, और वो सोचता है रियोन ने इसके बारे में उसे कुछ कहा तो था, पर वो काफी ज्यादा टिपिकल है। पर अगर वो लड़की जिसने उसे तलवार सिखाई है वो शायद ऐसा हो सकता है कि वो नामगौन की बीए होगी। पर फिर वो उससे आगे कहती है कि ठीक है, ये बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुम जल्दी ही अपने क्लैन के अंदर वापस जाने वाले हो, और आखिर तुमने यहाँ से जाने के बारे में कब प्लान करा हुआ है? वो कहता है कि जल्दी ही। वैसे भी रियोन ने कहा है कि वो नहीं जाना चाहती, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने का मेरा कोई भी मतलब नहीं है। सोट क्वीन कहती है अच्छा ऐसा है। जिसके बाद वो रियोन को आवाज देती है जो कि बाहर गेट पर ही खड़ी हुई थी। वो कहती है कि हाँ मास्टर, और वो अचानक दरवाजा खोलते हुए कहती है कि तुम सच में अपने घर नहीं जाना चाहती? तो वो हिचकिचाते हुए कहती है कि असल में मुझे आपकी काफी चिंता हो रही थी। पर वो कहती है कि पर तुम काफी लंबे समय से वहाँ नहीं गई हो। पर वो काफी हिचकिचा रही थी। सोट क्वीन कहती है मुझे लगता है कि अभी तक तुम इस चीज के बारे में फिगर आउट नहीं कर पाई
आई हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो, तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें, मैं भी तुम लोगों को गूकलैंड तक कंपनी दूं। और ये सुनना चुयन के लिए काफी ज्यादा बड़ा शौक पर उसकी बहन के लिए काफी ज्यादा बड़ा अच्छा सरप्राइज था, जो कि उन दोनों के चेहरों पर अलग अलग साफ समझ में आ रहा था। वो खुश होते हुए कहती है कि सच में आप मेरे साथ चल रही हैं। वो कहती है कि हाँ, गूकलैंड में मेरा एक काम है और अभी तक मैंने चुयन की उस रिक्वेस्ट तक को नहीं सुना है। तो वो पीछे से आते हुए कहता है कि रुक जाइए सूट क्वीन, पर क्या आपकी माउंट हाउ को प्रोटेक्ट करने की कोई ड्यूटी नहीं है? वो कहती है क्या मैं माउंट हाउ? इतने लंबे समय से वो मैं थी जिसकी यहाँ पर रक्षा की जा रही थी। और आगे वो अपनी बहन का कहता है पर ये तो कह रही थी कि ये नहीं जाना चाहती। पर तभी वो पलटते हुए कहती है कि मैं अपने मास्टर को हर जगह फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। पर वो कहता है कि हे, अगर अचानक ही तुम्हारा माइंड चेंज कैसे हो गया? और सब के बीच में ही बीए वहाँ पर घूमते हुए आ जाती है। सूट क्वीन उसको देखती है कि बीए, और वो उसके पास आते हुए कहती है कि अच्छा, यानी तुम वही लड़की हो जिसने रियोन की यहाँ पर जान बचाई थी। ये सुनकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर वो ये क्या बात कर रही है। पर वो उसे हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि मैं काफी देर से तुम्हारा शुक्रिया करने का वेट कर रही थी, सच में ये काफी ज्यादा ग्रेटफुल है। बीए शर्माते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो काफी ज्यादा शर्मा रही थी जिस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाती। और सूट क्वीन आगे कहती है कि रियोन ने कई बार तुम्हारे बारे में बताया है। उसने कहा था कि एक खूबसूरत सी लड़की है जो कि उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही है, और सच में तुम उतनी ज्यादा सुंदर हो जितना कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। और उसको इस तरीके शर्माता हुआ देखकर चुयन कंफ्यूज था कि आखिर वो इतना शर्मा क्यों रही है, कि ये सब इसी वजह से क्योंकि उसे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं। और वो आगे कहती हैं कि हाँ, और इसके अलावा मैंने ये सुना है कि तुम चुयन की फियांसे हो। तुम दोनों के दिल सच में काफी ज्यादा अच्छे हैं और तुम दोनों के साथ जाने मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी होगी। चुयन ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा रहा था और बीए के चेहरे पर तो अलग ही मुस्कुराहट दिखी रही थी। पर चुयन कंफ्यूज होते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कैसे पता कि हम लोगों की एंगेजमेंट हो रही है? और इस सब के बीच में सियोल को फ्यूचर वाली सियोल की बात सुनाई देती है कि चलो प्रैक्टिस करने के लिए चलते हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उन सभी को पीछे छोड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। चुयन ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि अगर तुम कहाँ जा रही हो? पर वहीं रियोन अपने मास्टर के पास जाती है और उनसे कहती है कि जो माउंट हाउ की सेरेमनी है वो काफी ज्यादा पास आ चुकी है, तो क्यों ना उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले। ये सुनकर वो कहती है कि अगर चुयन को इस चीज में कोई दिक्कत ना हो तो ठीक है। वो कहता है कि अगर उसने ये सोच लिया है और वो यहाँ से जाना चाहती है तो आखिर मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, और ये तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और कहती है तो चलो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। पर साथ ही वो रियोन को काफी ज्यादा करीब से देख रही थी। ये देखकर वो डरते हुए कहती है कि मास्टर आखिर क्या हो गया? वो रियोन को काफी ज्यादा घूर घूर कर देखते हुए कहती है कि अब मैं सूरज की रोशनी में ये सब देख रही हूँ, इसलिए ये चीज मेरे दिमाग में आ रही है। रियोन, क्या तुम पहले से थोड़ी सी मोटी हो गई हो? जैसे ही वो ये सुनती है तो वो शर्मा कर लाल लाल हो जाती है और बेचारे चुयन की तो हंसी छूट गई थी। पर वो वहीं पर ही नहीं रुकती। वो आगे कहते हैं कि हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम मेरा ख्याल रखने में काफी ज्यादा बिजी थी, मुझे माफ करना। पर उनकी इस तरीके से बात सुनकर चुयन की हंसी बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो आगे कहती है कि मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तुम चुयन के साथ यहाँ पे एक स्पा करो। ये सुनकर वो शौक होते हुए कहता है क्या मैं उसके साथ? पर क्यों? वो बताती है कि मैं कल से इसको फिर से सिखाना चालू करना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लो। ये सुनकर वो कहती है कि वो कहती है कि मास्टर मैं खुद से ही वार्म अप कर सकती हूँ। पर वो उसे पॉइंट करते हुए कहते हैं कि पर इसके अलावा ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, इसलिए तुम इसके अंदर कोई भी कंप्लेंट नहीं करोगी, जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा करोगी। जिसके बाद हमें उन दोनों को जंगल के अंदर दिखाते हैं जब पर रियोन अपनी तलवार के साथ खड़ी हुई थी और कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए आ रही हूँ। वो कहता है मेरा मतलब क्या है कि तुम मेरे पास नहीं आओगी, हम लोग डुएल कर रहे हैं। ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अपनी पूरी ताकत लगाना। जिसके बाद रियोन उसकी तरफ काफी तेजी से अपनी तलवार घुमाते हुए आ जाती है और वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोन और चुयन दोनों ही बैठकर खाना खा रहे थे। जब पर रियोन चुयन से कहती है कि आप अभी भी मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे। चुयन कंफ्यूज। वो कहती है प्लीज इस तरीके से नाटक मत करिए जैसे कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है कि उस दिन के बारे में जब हमारी माँ गायब हो गई थी। डैड इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि उन्हें कोई भी परवाह नहीं है, और अब आप भी। आखिर सभी लोग इतने ज्यादा अजीब से क्यों हैं? चुयन कहता है कि मुंह बंद रखो और खाना खाओ। ये सुनकर उसे गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि आखिर कैसे? चुयन कहता है कि क्या? वो गुस्से में चिल्लाती है कि अगर तुम भी इस तरीके से कैसे हो सकते हो, हमारी माँ गायब हो चुकी है। वो कहता है कि अचानक तुम चिल्ला क्यों रही हो? वो कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं चिल्लाऊंगी। इस सब के बाद भी आखिर तुम इतनी ज्यादा शांति से खाना कैसे खा सकते हो जब हम लोगों को ये नहीं पता कि आखिर हमारी माँ कहाँ चली गई और आखिर वो वापस आएंगी या फिर नहीं, और तुम इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये सुनकर चुयन को भी अब काफी गुस्सा सा आने लगा था क्योंकि अंदर ही अंदर वो बस इस चीज का नाटक कर रहा था कि उसे इस चीज के बारे में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो काफी गुस्से में उस टेबल को यहाँ पर फेंक देता है और कहता है कि भाड़ में जाओ, इस तरीके से टेबल पर रोना बंद करो। मैंने कहा ना कि मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता कि आखिर वो कहाँ चली गई, और मुझे ये भी नहीं पता कि आखिर वो कब आएंगी। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आखिर तुम बार बार एक ही चीज पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब क्यों करती रहती हो? वो मर चुकी है। क्या ये सुनकर अब तुम्हें काफी अच्छा लग रहा है? हमारी माँ मर चुकी है, क्या ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है? वो बहुत बुरी तरीके से कपकपा कर रोते हुए कहती है क्या हमारे डैड ने उन्हें मार दिया? चुयन कहता
कहता है कि मुझे नहीं पता, खुद से इसके बारे में पता लगा लो या फिर फादर से जाकर पूछो, पर बस बार बार उनकी बातें करना बंद करो और चुप हो जाओ और अब इसके साथ जीना सीख लो। अगर तुमने फिर से मेरे ऊपर चिल्लाया तो मैं तुम्हारे पर जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। और इसी सब बातों को याद करते हुए रियोन कहती है, इसी वजह से मैं अपने भाई से नफरत करने लगी थी। मुझे लगा था कि अगर मैं माउंट हाउ पर रहूंगी तो शायद मैं अपनी मॉम, भाई और उस बेकार से गूक्लेन के बारे में भूल सकती हूँ, और यही अब तक मैं सोचती आई थी। मेरे लिए तो बस मैं और मेरे मास्टर ही मेरी फैमिली थी। और वो उन पेडल्स को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, पर अगले ही पल वो चुयन को देखती है जो कि पीठ दिखाकर वहाँ खड़ा हुआ था। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वो काफी ज्यादा थकी हुई हारी से जमीन पर पड़ी हुई थी। चुयन भी लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा बुरा था। तुम पहले से थोड़ी सी ताकतवर तो हो गई हो और तुम्हारी ब्लेड भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। सोर्ड क्वीन ने सच में पहले से काफी ज्यादा अच्छा काम किया है तुम्हें ये सिखाकर। पर वो चुयन से पूछती है कि ब्रदर, क्या हम लोग फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे कि हम लोग पहले हुआ करते थे? ये सुनने के बाद चुयन चुप हो जाता है और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पर अब इस चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर भी थोड़े से रफ से एक्सप्रेशन आ चुके थे। और ये सुनकर रियोन के चेहरे पर वही उदासी थी जो कि हमेशा ही रहा करती है। और वो कहती है कि उसने सीधे सीधे यहाँ पर ना नहीं कहा। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और हमें काफी ज्यादा बड़े झरने के नीचे एक आदमी ट्रेनिंग करता हुआ दिखता है, जो कि अपनी तलवार को घुमाते हुए वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था। और ये कोई और नहीं, हमारे चुयोन का सर्वेंट है मोयोन, जो कि अपनी तलवार को घुमाते हुए काफी ज्यादा खतरनाक और काफी ज्यादा पावरफुल से स्लैशेस लगाता रहता है। और इन पावरफुल अटैक्स के बीच में सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर उसे चुयोन की वो हालत दिखती है जहाँ पर वो बेहोश था। वो उसके पास बैठा हुआ रोते हुए कहता है कि आखिर आपने ये क्यों किया? आखिर आप अकेले उसका सामना करने क्यों चले गए? चुयोन बेहोश था, उसके हाथ पूरे खून खुआन हो चुके थे। वो कहता है कि आखिर मास्टर क्यों? उसे चुयोन की हालत देखकर सच में काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप हमेशा ही मुझसे बचने की कोशिश करते हैं यंग मास्टर, और मुझे ये भी पता है कि आप एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर आपको मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने पैर पीछे ले लूं। मेरा रोल हमेशा ही गूक्लेन के लिए एक तलवार और एक शील्ड बनने का रहा है, और यंग मास्टर इतने ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, ये मेरी लाश के ऊपर होना चाहिए था। तो आखिर ये सब क्यों हुआ? और उस समय जब यंग मास्टर दूसरे लोगों की रक्षा करने के लिए अपनी जान को रिस्क में डाल रहे थे, ये सोचते हुए वो फिर से अपने स्वॉर्ड स्लैशेस की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है और काफी गुस्से के साथ कहता है, और उस समय पर आखिर मैं क्या कर रहा था? और अपना ये अटैक वो झरने के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वो झरना यहाँ पर बहना बंद हो गया था। ये अटैक सच में काफी ज्यादा डेवास्टेटिंग था, जो देखना सच में काफी ज्यादा ओपी है। पर उसे अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं एक पैथेटिक सा फूल हूँ, एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों की रक्षा करने के लिए हमेशा स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता है, पर अगर वो किसी की रक्षा न कर पाए तो वो किसी भी काम का नहीं है। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, क्या ये जगह पूरी तरह से ठीक होगी? ऐसा लगता है कि ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही ऊपर है। ये सुनकर वो आवाज पहचान जाता है कि ये तो सियोल की है। क्या मुझे यहाँ पर कुछ गलत सुनाई दे रहा है? इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सियोल ऐसी किसी जगह पर आएगी, पर वहीं उसे आवाज सुनाई देती है कि इसी तरीके से लगे रहो जैसा कि तुम पहले कर रही थी। वो कहते हैं कि मेरे पैर यहाँ पर पूरी तरह से गीले हो चुके हैं, पर फिर भी मैं यहाँ पर लगी रहूंगी। पर आखिर और कितने समय तक मुझे इसी तरीके से अपनी आंखें बंद करनी होंगी? फ्यूचर वाली सियोल की आवाज आती है कि बस कुछ समय तक और तुम इसी तरीके से अपने फुटवर्क के ऊपर फोकस करना होगा जिससे वो नेचुरल हो सके। वो कहती है कि ठीक है, पर इस तरीके से तो मैं बहुत ज्यादा गीली हो जाऊंगी और सच में मुझे बहुत लगेगी अगर मैं यहाँ से गिर गई। सच में पूरे पानी पानी फैल रहा है। फ्यूचर सियोल की आवाज आती है कि चीज में कोई दिक्कत नहीं है, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छा कर रही हो, अब इसके थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करो। और ये कहकर वो अपनी तलवार को घुमाती है और एक और बार और एक और बार, और इससे यहाँ पर लाइटिंग एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी और उसकी स्वॉर्ड प्रैक्टिस लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, जहाँ पर अब वो अपने फोर्थ फॉर्म को इस्तेमाल कर रही थी। मोयोन ये देखकर कहता है कि मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, सच में ये तो सियोल है। देखकर लगता नहीं है जैसे कि वो अपने आप से बातें कर रही है, पर आखिर वहाँ पर कौन है जिससे वो वहाँ पर बात कर रही है? रुको, पर इससे भी ज्यादा जरूरी तो ये है कि आखिर वो इतने ज्यादा खतरनाक क्लिफ के ऊपर वहाँ पर क्या कर रही है? यंग मास्टर सच में काफी ज्यादा डर जाते अगर उनने ये देखा होता। और फ्यूचर सियोल उससे कहती है कि अब सभी फॉर्म्स को एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल करो, और जैसे ही वो यहाँ पर इस्तेमाल करती है तो सियोल की लाइटनिंग स्लैशेस के साथ यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स होते हैं। और सच में ये देखना काफी ज्यादा इंसेन था कि सियोल देखते ही देखते कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। जिसके बाद फ्यूचर सियोल कहती है कि अब इसके बाद आखिरी फाइनल फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। सियोल कहती है कि ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ, और जब वो इसे इस्तेमाल करती है तो वो इसे क्लियरली यहाँ पर परफॉर्म कर लेती है। फ्यूचर सियोल कहती है कि सच में तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। मोयोन ये देखकर सच में काफी शौक था। वो कहता है कि अगर उसने ये कैसे किया, क्या वो सभी से छुप कर सोर्समैनशिप ट्रेनिंग करती है? मुझे तो लगा था कि वो बस एक नौकर है जिसको काफी ज्यादा मिठाइयाँ पसंद है, पर आखिर मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ? मुझे अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वो अब सियोल के ऊपर से ध्यान हटाता है, कहता है कि मुझे अभी दूसरों के ऊपर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसकी मेरे पास कोई वजह नहीं है, इसके बजाय मुझे अपनी लेवल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। इस समय बस मुझे अपने पाथ के ऊपर फोकस करने की
जरूरत है और भी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करने की। ये वो ड्यूटी है जो कि गूगलन का बॉडीगार्ड होने के नाते मैं यहाँ पर कैरी करता हूँ और इसी तरीके से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह फुलफिल कर पाऊंगा। तभी उसे पीछे से आवाज आती है सियोल की कि इतना काफी है। जैसे ही मोयोन ये सुनता है तो वो कंफ्यूज पीछे की तरफ देखकर उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर कब आ गई, पर वो उसके पास आकर टच करते हुए कहती है कि जितना कि तुम्हें पता है उतना ही तुम्हारे लिए काफी है। मोयोन कंफ्यूज कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, पर अगले ही पल उसकी छाती से काफी तेज लाइट निकलना चालू हो गई थी जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। सियोल कहती है पर अपने आप को अपने फ्रेम वर्क के अंदर इस तरीके से ट्रैप मत होने देना, समय समय पर टूटना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। और ये कहते ही वहाँ पे एक काफी ज्यादा तेज लाइट बैरियर जैसा बन चुका था जिसके अंदर जैसे कि वो दोनों फंस गए हों। और मोयोन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर अचानक ही यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, पर अगले ही पल सियोल वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर अचानक ही वो कहाँ चली गई। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें फेस्टिवल की तैयारियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग इस लाइटिंग के नीचे घूम रहे थे और पूरा माउंट हाउ यहाँ पर काफी सुंदर तरीके से सजा हुआ था। पूरे फायरवर्क्स जल रहे थे जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रहे थे। चुयोन और बीए एक तरफ बैठे हुए थे। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस फेस्टिवल के यहाँ पर होने तक मैं यहाँ पर रुकूंगा, पर देखो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। पर अगर अब ये यहाँ पर आ चुका है तो मुझे लगता है कि मुझे सही तरीके से आराम करना चाहिए यहाँ से जाने से पहले। और उसकी ये बातें सुनकर बीए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। और वो बीए से कहता है कि जैसे ही हम लोग यहाँ से क्लियर हो जाएंगे तुम सीधे अपने घर की तरफ जाना, ठीक है। तुम्हारी फैमिली वाले भी सच में तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा टेंशन ले रहे होंगे। पर वो तो उसके कंधे पर सिर रख कर उससे कहती है कि ठीक है। पर चुयोन ये देख कर थोड़ा सा हिचकिचाता है और वो कहता है कि ठीक है। और उन दोनों को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों यहाँ पर डेट पर आए हों। और दूसरी तरफ का हमें जो सीन दिखाया जाता है कि पीच ब्लॉसम के जो डिसाइपल्स थे वो अपने एनर्जी से इन फायरबर्ड्स को जला रहे थे। और सच में ये देखना काफी ज्यादा फनी है क्योंकि एक कहता है कि मेरा हाथ यहाँ पर टूटने वाला है तो दूसरा कहता है कि ये दर्द भी काफी ज्यादा मजा देता है क्योंकि ये सारे के सारे हैंडमेड हैं। और इसी सब फायरबर्ड्स के बीच में हमें दो बूढ़े लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में बैठे हुए थे और वहाँ का एटमॉस्फेयर सच में काफी ज्यादा इंटेंस लग रहा था। डिवाइन फिजिशियन कहता है कि सोर्ड सुप्रीम नहीं अलायंस लीडर, मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ पर ये सब क्यों पूछ रहे हो, पर क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। सोर्ड सुप्रीम कहते हैं तो आखिर ऐसा कौन है जो कि ये कर सकता है। वो कहते हैं कि भले ही सभी लोग मुझे डिवाइन फिजिशियन ही क्यों ना कहते हो पर मैं भगवान नहीं हूँ। वीमू कहते हैं कि मुझे इसके बारे में पता है पर फिर भी, पर क्या सच में इसका कोई भी रास्ता नहीं है। वो ये सुनकर एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर रुक गए थे जिसके बाद फिर से उन दोनों के बीच में शांति छा जाती है। और वीमू आगे कहते हैं यानी तुम ये कहना चाहते हो कि ये सच में पूरे से इम्पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने ये कहा है कि ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि इसकी वजह से सामने वाले की एनर्जी पूरी तरह खत्म हो सकती है। और इस सब के अलावा वो लड़की कोई इंसान नहीं है, एक वेसल जो कि इंसान नेचुरली पोजेस करता है। ये चीज सच में काफी ज्यादा अजीब है। तो लंबाई और चौड़ाई ऐसा लगता है कि लगभग पूरी तरह से खाली हो, इसी वजह से जो उसकी प्रेजेंस है वो इतनी ज्यादा खाली खाली सी लगती है। इस वजह से उसे एक वेसल कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा इसके बजाय। और वीमू थोड़े से सीरियस से हो गए थे और वो सोचते हैं कि सियोल वो ब्रैट, वो थोड़ी देर पहले को सीन को याद करते हैं जहाँ पर उन्होंने गुस्से में उस तलवार को उसे ले लिया था। वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत करना, तो आखिर तुम्हारी मेरी बातों को इग्नोर करने की हिम्मत भी कैसे हुई, वो भी इस तरीके से। ये दुनिया इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है कि तुम्हारी जैसे कि सर्वेंट को यहाँ पर तलवार उठाने की जरूरत पड़े। अपनी औकात को याद रखो और अपनी ड्यूटी को फॉलो करो। और ये कहकर वो यहाँ पर बस सियोल को रोकना चाहते थे। ये सब के बारे में सोचकर उनके हाथ कपकपाए जा रहे थे। वो कहते हैं और वो आगे कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सियोल को एक नॉर्मल जिंदगी जीने का मौका दीजिए। वो कहते हैं कि पर जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, ये मेडिकल रियल्म से पूरी तरह से अलग है। वीमू कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं डिवाइन फिजिशियन के पास आया हूँ। वो कहते हैं कि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये कोई सिंपल सी चीज नहीं है, इसके अंदर शायद काफी सारे रिसोर्स और समय लग सकता है जो कि पूरी क्लैन तक को खा सके और इसकी वजह से हमें कई सारी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है। वीमू कहते हैं कि आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं देख लूंगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो सारी चीजें मैं आपके लिए तैयार करूंगा। वो कहते हैं कि ऐसी चीज जो कि मुझे चाहिए। वीमू उससे कहते हैं कि आप बिल्कुल, मुझे पता है कि आप भी आपके ग्रैंडसन के लिए काफी ज्यादा परेशान है, क्यों मैंने सही कहा ना। जैसे वो ये सुनते हैं वो गुस्से में कहते हैं कि मुझसे ये मत कहना। और वीमू एक रैंक 100 की माना स्टोर के बारे में उसे बताते हैं। ये सुनने के बाद वो शॉक होते हुए कहते हैं कि अगर तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना। वीमू कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम दोनों ही हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में काफी ज्यादा चिंता करते हैं, इसलिए प्लीज अपनी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, वो भी बस केवल हमारे बच्चों के लिए। ये बात सुनने के बाद अब डिवाइन फिजिशियन भी उससे कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे और इसलिए वो वीमू से पूछते हैं कि सच में यहाँ पर कोई रीजन है जिसकी वजह से आप उसको कोई भी सोर्समैनशिप नहीं सिखवाना चाहते। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आकर सोर्स सुप्रीम यहाँ पर क्या सोच रहे हैं। इस खतरनाक सी दुनिया के अंदर अगर वो सोर्समैनशिप सीख लेती है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई डिसएडवांटेज हो सकता है। वीमू कहते हैं कि
अगर मैं यहाँ पर आपको आंसर देता हूँ तो क्या आप मेरी रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे। वो कहते हैं कि अगर ये रीजन आपके ग्रैंडसन के टैलेंट के खिलाफ होता है पर उसके बाद भी अगर आप मेरे लिए रैंक 100 माना स्टोन लेकर आते हैं तो शायद मैं कोई रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तो वो बताते हैं कि असल में जो सियोल का टैलेंट है वो कोई टैलेंट नहीं बल्कि एक कर्स है। ये सुनकर वो कंफ्यूज थे और वो आगे कहते हैं कि बिल्कुल उसके अंदर काफी सारा टैलेंट है पर ये टैलेंट उसकी जिंदगी की कॉस्ट के साथ आता है। ये सुनकर वो शौक थे क्या उसकी जिंदगी के साथ। वीमू बताते हैं कि ये ऑर्डिनरी से काम जैसे कि कोई मैनुअल लेबर जैसा होता है जैसा कि दूसरे लोग करते हैं, इसके अंदर उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही वो मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करना चालू करती है तो वो फ्यूल जो कि उसे यहाँ पे इग्नाइट करता है और वो वजह मैंने अपनी खुद की आंखों से उस आग को उसकी जिंदगी के साथ जलते हुए देखा था और जितनी ज्यादा वो स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेगी उतनी ज्यादा लाइफ फोर्स उसकी यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगी। वो ये सुनकर कहते हैं कि आखिर ये क्या है। सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी तरीके की डिमोनिक ब्लड लाइन है। वीमू उसे कोई भी जवाब नहीं देते। वो कहते हैं और क्या इसका मतलब ये है कि आपने टियांग युआन ज़ैंग फैमिली को इसके बारे में बताया है कि आखिर सूट सुप्रीम कहाँ पर है। तो वो कहता है कि अभी तक इसके बारे में नहीं पता है। वो कहते हैं अगर ऐसा है तो वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर आपको स्टीलिंग स्टोन ढूंढना होगा, उस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बच्चे के दिन जुआन को चुराना होगा। शायद यही एक तरीका है जिससे यहाँ पर उसे बचाया जा सकता है। जिसके बाद वो अपनी सारी जिंदगी में कभी भी मार्शल आर्ट के बारे में सपना तक नहीं देख पाएगी। पर क्या आप इस चीज के लिए श्योर है कि ये चीज पूरी तरह से ठीक होगी अगर ये चीज यहाँ पर काम कर जाती है। पर वो अभी भी इस चीज के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे थे और वो वीमू से आगे कहता है क्योंकि आप यहाँ पर अपने हाथों से ही उसके पंखों को तोड़ रहे हैं जिसके बाद वो कभी भी उड़ नहीं पाएगी। पर जब वो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और उसे ये चीज समझ में आने लगेंगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो अपने टूटे पंखों को देकर फिर से उड़ने की कोशिश करे। पर ये दुख उसकी जिंदगी में आखिर तक रहेगा और वो हमेशा ही तुमसे नफरत करेगी अपने मरते दम तक। वीमू ये सुनने के बाद थोड़े से परेशान से हो गए थे कि वो मरते दम तक उससे यहाँ पर नफरत करेगी। पर वो कहते हैं कि ये तो एक काफी ज्यादा छोटी सी कीमत है उसकी जिंदगी के लिए। हमें फेस्टिवल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर चुयन और बिया घूम रही थी। वो एक तरफ पॉइंट करती है और अचानक ही भागते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। चुयन ये देख कर कंफ्यूज था पर वो उसे कुछ कहता पर तभी साइड में से एक आवाज आई और वो वहाँ पर उसे हेयर क्लिप्स खरीदने का कहता है। चुयन थोड़ी देर के बारे में सोचता है जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें सियोल को दिखाते हैं जो कि चुपचाप से अपनी हनी कुकी खाते हुए वहाँ पर घूम रही थी। पर अचानक ही चुयन पीछे से आकर उसे कहता है कि हे। ये सुनने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से शॉक हो गई थी। फिर वो घबराते हुए चुयन को देखती है तो चुयन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम सुबह से कहाँ पर थी। साथ ही वो उससे कहता है कि ये जुआंगवांग फेस्टिवल है, मैंने सोचा था कि हम लोग एक साथ यहाँ पर घूमेंगे। सियोल डरते हुए उससे चीज के लिए माफी मांगती है पर अचानक ही उसकी आंखें यहाँ पर शर्म से भर गई थी क्योंकि चुयन उसके लिए वो हेयर क्लिप लेकर आया था। ये देखकर वो कंफ्यूज थी तो वो कहता है कि ये कुछ खास स्पेशल नहीं है पर तुम काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करती हो इसलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊँ। तो अब तुम किसका इंतजार कर रही हो, जल्दी से लो, मेरा हाथ दर्द करने लगा है। वो कहती है कि सच में आप ये मेरे लिए लेकर आए हैं। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ठीक है मैं इसे वापस रख लेता हूँ। तो वो रोते हुए किसी बच्चे की तरह कहती है कि नहीं मुझे ये चाहिए। चुयन ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो लो, इसको लो, रोको मैं खुद इसे यहाँ पर लगा देता हूँ। फिर वो उसके बालों पे उसे लगा देता है और वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो कहता है कि ये सच में तुम्हारे ऊपर सूट कर रहा है और साथ ही वो अपने एक्साइटमेंट को यहाँ पर छुपाने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें पसंद ना हो तो तुम इसे निकाल सकती हो। वैसे भी ये कुछ खास महंगा नहीं था या फिर कुछ ऐसा ही। पर सियोल वापस एक काफी ज्यादा बड़ा सरप्राइज दे देती है क्योंकि अचानक ही आकर वो चुयन के गाल पर एक किस दे देती है जिसकी वजह से वहाँ पर छाप छूट गई थी और साथ ही वो मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सच में ये सीन काफी ज्यादा क्यूट था। जिसके बाद अगले दिन का सीन होता है जहाँ पर हमें बिया को दिखाते हैं जब सियोल और चुयन भी वहाँ पर घूम रहे थे। वो आवाज देकर चुयन से कहती है कि जल्दी करिए हम लोगों को जाना है। पर वहीं वो चीज के ऊपर ध्यान देती है तो वो चिल्लाकर कहती है कि मास्टर क्या बीमार हैं, आपका चेहरा लाल लाल हो रहा है। पर उसके लिए ये पहली बार था कि किसी लड़की ने उसके गाल पर भी किस किया हो इसलिए वो ये सोच सोच कर काफी ज्यादा शर्मा रहा था। वो सोचता है कि चुयन तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, अगर तुम ऐसी किसी चीज की वजह से इस तरीके से कैसे शर्मा सकते हो। इसलिए वो उससे कहता है कि तुम बस यहाँ पर चीजों को इमेजिन कर रही हो। ये देखकर वो कंफ्यूज थी। और दूसरी तरफ हमें कई सारे लोगों की बात सुनाई जाती है जहाँ पर सभी लोग फोंग को देखकर कंफ्यूज थे और वहाँ पर और भी कई सारी बातें होती हैं जहाँ पर फोंग आगे बढ़ते हुए अपने बारे में बताता है कि वो माउंट हाउ का थर्ड टॉप डिसाइपल है। और वो कहते हैं तो क्या तुम सो ड्रैगन जीनियस हो। फोंग कहता है कि इसकी वजह से तुम्हें शर्म आ रही है। चुयन पीछे से ये सब देख रहा था। वो कहता है कि फोंग आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, केस को फेस्टिवल की तैयारियों के अंदर बिजी नहीं होना चाहिए था। तभी फोंग का ध्यान चुयन की तरफ जाता है और वो उसको देखकर खुश हो गया था। वो जल्दी से उसके पास जाते हुए कहता है कि तुम भी जी हाँ फेस्टिवल की तरफ ही जा रहे हो। चुयन कहता है कि हाँ ऐसा समझ सकते हो पर क्या तुम्हारा यहाँ पर बाहर घूमना पूरी तरह से ठीक होगा, तैयारी अभी पूरी नहीं हुई होगी, मैंने सही कहा ना। पर वो कहता है कि नहीं पर सारी चीजें लगभग तैयार हो चुकी हैं इसलिए इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। पर वहीं पीछे हमें कुछ लोग दिखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ, फेस्टिवल का तक करीब आ चुका है। पर आखिर सभी लोग यहाँ से कहाँ भाग गए। तो दूसरा कहता है कि मैंने सुना था कि वो लोग लास्ट मिनट के लिए
आज की डुअल की ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। तो वो चिल्लाकर कहता है कि आखिर ये लास्ट मिनट वाली ट्रेनिंग आखिर किस तरीके की बकवास है। और फोंग ये सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो परेशान होते हुए कहता है कि इवेंट काफी ज्यादा करीब आ गया है, मुझे लगता है कि मुझे एरिना दिखाने चलना चाहिए। साथ ही वो सोचता है कि डुअल की तैयारियां करना और फिर वो लोगों को एरिना के पास लेकर आ जाता है जहाँ पर ये डुअल होने वाला था। डुअल ये देखकर खुश होते हुए कहती है कि यंग मास्टर देखिए ये कितना ज्यादा बड़ा है। वो सोचता है कि ये तुमने गू ड्रैगन ब्रदर के बीच में भी देखा था जो कि इतना ही ज्यादा कुछ बड़ा था। फोंग चुयन से पूछता है कि तुम इस फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो कहता है कि नहीं, क्या मैं कोई पागल दिखता हूँ। वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, वैसे भी ये माउंट हाउ के केवल डिसाइपल्स के लिए ही होता है। और चुयन कहता है कि सब के अलावा रियोन भी है जो कि यहाँ पर लड़ेगी, अगर उसका अपोनेंट कौन होगा। मैं बस ये सोचता हूँ कि वो यहाँ पर बुरी तरीके से हार ना जाए। और इस सब के बीच में ही फोंग उससे कहता है कि तुमने इसके बारे में सुना है कि जो तुम्हारी छोटी बहन है उसका जो अपोनेंट है वो मैं होने वाला हूँ। चुयन जैसे ये सुनता है उसे काफी ज्यादा बड़ा झटका मिलता है, जैसे कि उसके नीचे की जमीन सरक गई हो। वो कहता है क्या, आखिर ये किस तरीके की बकवास है। बी कहती है कि डुअल ये सच में काफी ज्यादा मजेदार होगा। और वो सोचती है कि रियोंग का तो यहाँ पर फोंग के खिलाफ जरा सा भी चांस तक नहीं है। फोंग कहता है कि तुम लोग हमारे डुअल को देखोगे तो सच में एक काफी ज्यादा अच्छा एनालिसिस देना। चुयन सोचता है कि सच में ये इंसान चाहता है कि मैं इसको एक स्पेयरिंग एनालिसिस दूं। जिसके बाद सभी लोगों को एरिना से दूर जाने के लिए अनाउंस किया जाता है क्योंकि अब ये फेस्टिवल यहाँ पर शुरू होने वाला था। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अब हम लोगों को भी यहाँ से दूर चलना चाहिए। और यहाँ पर चुयन को अपनी छोटी बहन की काफी ज्यादा चिंता सी हो रही थी। जिसके बाद अनाउंस किया जाता है कि सेक्ट लीडर यहाँ पर आ रहे हैं। सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और वहाँ पर पूरे में पेडल्स फैलना चालू हो जाते हैं, जो देख कर चुयन थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वहाँ पर पेडल्स पूरे में शाइन कर रहे थे। और फिर एक काफी ज्यादा तेज गुलाबी सी लाइट के साथ जो कि पूरे में फैल रही थी, अचानक ही सेक्ट लीडर वहाँ पर अपीयर हो जाते हैं और फिर वो अपनी स्पीच को यहाँ पर देना चालू करते हैं। और वहीं पर चुयन देखता है कि जो सियोल थी वो चमकती हुई पेडल्स को यहाँ पर मुंह में रख लेती है और अगले ही पल उसके इशारे के साथ जो पेडल्स होते हैं वो यहाँ पर फटना चालू हो जाते हैं, जो देखना सच में काफी ज्यादा डरावना था क्योंकि जैसे ही वो फटते हैं तो सियोल के मुंह में भी वो फट जाता है, जो सच में काफी फनी था। जिसके बाद यहाँ पर फर्स्ट मैच को शुरू किया जाता है। फिर वहाँ पर तलवार से तलवार टकराती है और डिसाइपल्स एक दूसरे के साथ लड़ना चालू कर चुके थे। और वहीं सभी लोग डिसाइपल्स को चेयर करना चालू करते हैं और उन्हें देखने में ये सब काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और देखते ही देखते यहाँ पर शाम हो जाती है और दूसरी तरफ हमें रियोल को दो डिसाइपल्स के साथ दिखाते हैं जो कि इसकी काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे। वो कहते हैं कि जूनियर सिस्टर, क्या आप यहाँ पे जो स्पा है इस तलवार के साथ लड़ने वाली है, ये काफी हल्की है। और उसका पूरा ध्यान केवल अपने ऊपर ही था। वो कहती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वो उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा खुश से हो गए थे और वो सभी उससे काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरी अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक सीख जाइए, सच में ये काफी ज्यादा कमाल की है। पर वहीं चुयन आ जाता है जो कि रियोन को आवाज देता है। ये सुनकर वो लोग काफी गुस्से में भयानक सा लुक देते हुए कहते हैं, आखिर जूनियर सिस्टर का नाम लेकर आखिर कौन की हिम्मत हुई जो कि उसे यहाँ पर बुला रहा है, क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। चुयन गुस्से में कहता है कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ मेढक कहीं के, जिसके अगले सीन में वो लोगों की धुलाई कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना कि तुम फोंग के साथ यहाँ पर लड़ने वाली हो। वो कहती है कि हाँ। वो कहता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, पर अगर सोर्ड एम्प्रेस ने ये सोचा है तो तुम्हें यहाँ पर इस चीज को कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि सभी लोगों के बजाय अगर तुम ड्रैगन सोर्ड से लड़ती हो तो जो रिजल्ट है वो काफी ज्यादा ऑब्वियस है। वो कहती है कि असल में वो मैं थी जिसने उससे ये पूछा था। चुयन ये सुनकर कंफ्यूज था। वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर मेरे पास आकर मुझसे पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर क्या आपको इसके बारे में पता है कि जो मास्टर है सीनियर ब्रदर्स है और जो मेरी मास्टर है और यहाँ तक तुम भी, मैंने तुम लोगों सच में काफी ज्यादा काइंडनेस को यहाँ पर रिसीव किया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कर मैं अपने एक्शन के साथ इन्हें यहाँ पर रीपे करूँ। ये सुनकर वो दोनों यहाँ पर रोने लगे थे और वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहती है, और ये मेरा पहली बार है जहाँ पर मैं इस लड़ाई से नहीं भागने वाली। जिसके बाद सभी लोग फोंग और रियोन की लड़ाई के बारे में बात करना चालू करते हैं। फिर से हमें वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियोल कहती है कि ये तब की बात है जब मेरा बड़ा भाई मुझ पर गुस्सा हुआ था। शुरुआत में मैं बस उससे नफरत करती थी, पर उसी पॉइंट पर वो जो गुस्सा था उसने मुझे काफी ज्यादा बुरी तरीके से डरा दिया था और सेटलमेंट को मैं बिल्कुल भी नहीं रोक पाई थी। और वो डर जो कि मेरे बड़े भाई से शुरू हुआ था वो धीरे धीरे कर बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से आखिर में मैं इस पूरी दुनिया से नफरत करने लगी। फिर मैंने भागना चालू किया और अपनी पूरी जिंदगी के लिए मैं बस भागने के ऊपर डिपेंड करने लगी और इसी तरीके से मैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा काइंड इंसान के पास पहुंची, मेरे मास्टर के पास। पर मैं खुद से ये चीज देख सकती थी कि वो भी काफी ज्यादा एंग्शियस है और अचानक ये चीज मेरे दिमाग में आई कि शायद वो घाव जो कि मेरे भाई की तरफ से दिए गए थे असल में वो मेरी खुद की वीकनेस के थे जो कि मैं काफी शुरुआत से ही दिखाती जा रही थी। इसलिए अब मैंने अपना मन बना लिया है कि अभी भी मैं अपनी फैमिली या फिर अपने भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, पर मैं रियोन हूँ जो कि माउंट हाउ की एक मार्शल आर्टिस्ट है। और ये सोचकर वो अपनी माउंट हाउ की टेरिफाइंग एनर्जी को रिलीज करना चालू करती है और साथ ही अब वो पूरी तरह से भागने से इनकार कर देती है। अब उन दोनों के बीच का ये डुअल यहाँ पर चालू हो चुका था। फोंग को देखकर वो कहती है, जैसा कि मुझे लगा था ये सच में काफी ज्यादा फियर्स है। अच्छा, तो इस तरीके से माउंट हाउ का जो ड्रैगन सोर्ड होता है वो होता है। फोंग उसे पीछे की तरफ धकेलता है जिसके बाद वहाँ पे
काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था, पर रियोल उससे बचकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ना चालू कर चुकी थी। फिर वो उसके ऊपर अटैक करती है और कई सारे स्लैशेस लगाती है, पर फोंग उन सबसे बचते हुए उसके ऊपर फिर से अटैक करता है। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, उसका ये प्रेशर काफी ज्यादा टेरिफाइंग था कि जमीन पर कई सारे क्रैक्स आ गए थे। और फोंग भी इस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि ये वही फ्लावर पेटल्स है जो कि स्वॉर्ड क्वीन ने तुम्हें सिखाए हैं, जो कि अब काफी ज्यादा भयानक तरीके से यहाँ पे ब्लूम कर रहे हैं। पर और ये कहकर वो उसकी तरफ बढ़ना चालू करता है और बोलता है, फ्लैश पर काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल स्वॉर्ड पाथ, इसको रीड करना काफी ज्यादा आसान है। और ये बोलकर वो उसके अटैक को काफी आसानी से डॉज कर उसके काफी करीब आ गया था। रियोन ये देखकर थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि वो उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था। वो कहता है कि अब तुम यहाँ पर खत्म होने वाली हो, और वो उसके ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है कि गूक्लेन की हायर, तुम्हें जरा सा भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि अभी भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि तुम्हारे पोटेंशियल से काफी ज्यादा बियॉन्ड है, और हर एक चीज के साथ खिलना इस जियांगवाक फेस्टिवल के अंदर ही दिखता है। और ये कहकर वो उसके ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अपनी तलवार को घुमाते हुए एक अटैक करता है, और चुयन और सभी लोग ये देखकर सरप्राइज से हो रहे थे। वो ये देखकर कहता है कि रियोन, सच में तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुकी हो, अब आखिर में तुमने उस चीज को अपने अंदर से निकाल दिया है जिसको तुम काफी समय से होल्ड कर रखे हुए थी। ये देखकर वो मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है कि अब इससे भी काफी ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर जीतना और हारना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। वो वहाँ से जाने लगा था। बी उससे कहती कि अगर तुम कहाँ जा रहे हो, वो बताता है कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर में यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। और जैसे ही उसका मैच यहाँ पर खत्म हो जाए तो उससे कहना कि उसने काफी ज्यादा अच्छा किया। फिर वो जंगल के अंदर भाग रहा था। वो कहता है कि जब सभी लोग यहाँ पर फेस्टिवल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उसे जाकर चेक करना चाहिए जब मेरे पास ये मौका है। फिर वो भागते हुए जंगल में एक जगह पर आ गया था, और वो कहता है कि ये ब्लैक नाइट पैलेस ब्रांच है ब्लड फ्रेंड्स की, जो कि माउंट हाउ के अंदर ढूंढा गया था। मुझे मार्शल आर्ट अलायंस के इसको ढूंढने से पहले खुद अंदर जाकर इसे चेक करना चाहिए, और अगर मैं जल्दी करता हूँ तो शायद मैं उसके खत्म होने से पहले यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। फिर वो अंदर आ जाता है और घूमते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बेकार सी जगह है। क्या माउंट हाउ की जो यहाँ पर लड़ाई हुई थी उसके रिसेंटमेंट यहाँ पर रह चुके हैं, पर माउंट हाउ ने तो कहा था कि उन्हें बस यहाँ से केवल बॉडी थी इकट्ठी करी थी। वो ब्लैक नाइट पैलेस के कमीने, आखिर वो लोग यहाँ पर शुरुआत में कर ही क्या रहे थे। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर काफी टेंशन सी दिख रही थी। वो कहता है कि डैम इट, आखिर ये डिस्गस्टिंग सी एनर्जी क्या है। फिर वो आगे बढ़ते हुए एक पर्दे को हटाता है तो वहाँ पर उसे एक चेम्बर दिख रहा था जहाँ से उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी, जैसा कि उसने अपने पास्ट लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस किया था। जैसा कि मेरा पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस था, इस जगह पर हमेशा से ही एक सीक्रेट चेम्बर हुआ करता था। जरूर यहाँ पर कोई स्पॉट होगा जहाँ से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लो हो रही है। वो यूजुअली जो मार्क्स होते हैं उन्हें ऐसी जगह पर छुपा देते हैं जहाँ पर उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, पर चुयन को वो मार्क पता था, इसलिए जैसे ही वो वहाँ पर टैप करता है वहाँ पर उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर से हवा निकल रही थी और उसके अंदर सीढ़ियाँ दिखती हैं। फिर वो सीढ़ियों के अंदर से धीरे धीरे करके वहाँ पर जाना चालू करता है तो वो ये देखकर शॉक हो गया था। वो कहता है कि ये कमीने बिल्कुल किसी बंदर की तरह बेवकूफ है, पर छोड़ो, ये मेरे लिए ही काफी ज्यादा अच्छा है। चलो देखते हैं कि आखिर उन्होंने यहाँ पर क्या छुपाया है। और ये कहकर वो धीरे धीरे करके जैसे अंदर जाता है तो अंदर का जो सीन होता है वो सच में काफी ज्यादा अजीब सा था। उसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, और वो कहता है कि वो कमीने कहीं के, ये तो वही मिसिंग माउंटेन हाउ के वॉरियर्स हैं, और वो कमीने तो इतने ज्यादा बड़े बेवकूफ है कि इनकी वजह से यहाँ पर खून का तालाब बन चुका है। क्या यहाँ पर इनने ये सब जानबूझकर किया है या फिर वो यहाँ पर कुछ करने में लगे हुए थे। वो वहाँ पर एक चट्टान के ऊपर बने हुए पौधे को देख रहा था जिसकी तरफ वो बढ़ता है, और उसको देखकर कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि ये एक फ्लावर है, पर आखिर ये क्या चीज है। जैसे वो उसे महसूस करता है कि उसे एक अजीब तरीके की एनर्जी महसूस होती है, जिसके बाद वो खून के तालाब से एक आदमी को उठाकर देखता है तो उसकी लाश को देखकर कहता है कि ये तो माउंट हाउ का कोई वॉरियर नहीं है। ऐसा लगता है कि और इसे मरे हुए ज्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है, और जो इसके कपड़े हैं ऐसा लगता है कि ये मार्शल आर्ट अलायंस का आदमी है। इसका मतलब मार्शल आर्ट अलायंस ने बिल्कुल भी डिले नहीं किया है, वो पहले यहाँ पर आ चुके हैं। और पीछे से एक हमला होता है जिसको चुयन सही समय पर समझकर जल्दी से उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है। ये देखकर वो हमलावर उससे कहता है कि बच्चे, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। चुयन कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है तो एक आदमी काले कपड़ों में मुंह छुपाकर वहाँ खड़ा हुआ था। वो कहता है कि मुझे समझ में आया कि आखिर ब्लड फील्ड अभी तक यहाँ पर टेक डाउन क्यों नहीं हुआ। चुयन उसको देखकर समझ गया था कि वो ब्लैक नाइट पैलेस से है। वो कहता है कि बच्चे, तुम एक बच्चे के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही रूड हो, पर वो उसके कपड़ों को देखकर समझ गया था कि ये चुयन है। चुयन भी कंफ्यूज था कि आखिर ब्लैक नाइट पैलेस के लोग उसे कैसे जानते हैं। वो आदमी बताता है कि तुम्हारा नाम भी मेरे लिस्ट में है, पर तुम खुद यहाँ पर चलकर आ गए। सच में तुमने तो मेरे लिए काम काफी ज्यादा आसान कर दिया। चुयन सोचता है कि शब्द सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही तेज फैलते हैं, और वो आदमी कहता है, चुयन, चलो हम लोग यहाँ पर एक डील करते हैं। पैलेस तुम्हें जिंदा चाहता है तो क्यों ना तुम शांति से मेरे साथ चलो। चुयन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर हंसी दिला रहे हो। थोड़ी देर पहले पीछे से तुमने मेरे ऊपर हमला करके मुझे मारने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे पीछे खड़े हुए हो। क्या तुम इतना भी नहीं पता कि कम से कम ऐसा झूठ तो बोलो जिसके ऊपर कोई यकीन कर सके। अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो जल्दी से आ जाओ, चलो इस चीज को जल्दी से खत्म करते हैं। वो काले कपड़ों वाला आदमी अपने बारे में बताता है कि उसे नाच चाल कहते हैं। चुयन
कंफ्यूज कहता है कि आखिर अचानक तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों करवा रहे हो। तो नचाल उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि क्योंकि ये एक कॉन्ट्रास्ट है, क्या कम से कम तुम्हें ये नहीं पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हें कौन मारने वाला है। और उसकी ये स्पीड देखकर चुयन डर गया था क्योंकि उसकी ब्लेड उसके काफी ज्यादा करीब आ जाती है और बड़ी मुश्किल से चुयन अपने आप को उसके ऊपर हमला कर सही समय पर डॉज कर पाता है। पर नचाल भी ये देखकर झल्ली से वहां से हट गया था और झल्ली से उसके पीछे आ जाता है। चुयन पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि एग्जिट यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ पर इसे लड़ना भी सच में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज वाली बात है। नचाल घूमते हुए उसके करीब आ गया था और ऊपर से अब वो चुयन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर सही समय पर वो उसके अटैक को डॉज करके पीछे की तरफ घूम जाता है और नचाल फिर से घूमते हुए आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि अगर तुम इन तलवारों को तभी डॉज क्यों करते हो जो कि फेंडी की ब्लेड से भी छोटी है। और चुयन परेशान होते हुए कहता है कि अगर मेरे पास थोड़ी सी और इंटरनल एनर्जी होती तो शायद मैं इसे अच्छी तरीके से लड़ पाता। और नचाल कहता है कि तुम्हें लगता है कि जो फ्रेंड्स का ब्लड है वो सच में इस तरीके के कावर्ड से डरेगा, वो इस तरीके की मौत ही डिजर्व करते हैं। और ये कहकर वो चुयन के ऊपर एक अटैक करता है, पर चुयन अपने हाथों को मोड़कर इस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, पर इसका प्रेशर काफी ज्यादा तेज था जिस वजह से वो सरकते हुए खून में काफी ज्यादा दूर चला जाता है और वो खून के अंदर गिर गया था। पर जब उसकी आंखें खुलती है उसे आवाज आती है कि जैसे मैं यहाँ पर उठा हूँ और देखो तुम पहले से यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर बैठे हुए हो। चुयन ये आवाज सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि शिन, तो उसे आवाज आती है कि बिल्कुल वही चीज को काफी अच्छी तरीके से स्वर्ग में जाकर समझेंगे कि मैं मौत के बाद भी यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो चलो खड़े हो और फिर से कोशिश करो। नचाल खून के तालाब को देखते हुए आसपास देख रहा था कि आखिर चुयन कहाँ चला गया। वो कहता है कि जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी से इसे खत्म करते हैं, फिर मुझे यहाँ से जाना भी है। अगर तुम बस मेरे इस तरीके से अटैक्स को डॉज करते रहोगे तो तुम मॉन्स्टर्स के लेवल पर पहुंच जाओगे और असैसिनेशन इसी तरीके से खिंचता चला गया तो मैं सच में काफी ज्यादा थक जाऊंगा। खून के अंदर से बुलबुले उठना चालू होते हैं और नचाल समझ जाता है कि वो वहाँ पर है, तो चलो इस आखिरी स्ट्राइक के साथ तुम्हें यहाँ पर खत्म करते हैं। फिर वहाँ पर खून का एक काफी ज्यादा तेज फ्लैशर निकलता है जिस वजह से खून पूरे में फैल गया था। नचाल ये देखकर थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और वो ये देखकर सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि अब चुयन को शिन ने यहाँ पर पोजेस कर लिया था। वो कहता है कि आगे थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रहे थे कि मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर कौन मुझे यहाँ पर मारने वाला है। और वो बिल्कुल किसी मार्शल आर्ट सोर्ट्समैन की तरह तलवार को पकड़े हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था जैसे कि वो कोई सोर्ट सुप्रीम मास्टर हो। नचाल ये देखकर कहता है क्या कमीने, तुम एक सोर्ट्समैन भी हो? आगे किस तरीके का इंटेंट क्रैप है? उन्हें तो क्लियरली ये कहा था कि चुयन केवल मार्शल आर्ट को इस्तेमाल करता है ना कि तलवार को, तो आखिर तुम वो भयानक से स्ट्राइक को किस तरीके से लैंड कर सकते हो? चुयन कहता है कि मुझे शिन कहते हैं और वो अपने अटैक के साथ उसके ऊपर का जो मास्क था उसे यहाँ पर काट देता है और वो यहाँ पर उस आदमी को कहता है कि तुम मेरे सामने एक छोटे से बच्चे हो। ये सुनने के बाद नचाल काफी ज्यादा शौक और काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करना चालू करता है। उन दोनों की तलवारें एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा तेजी से टकराने चालू हो चुकी थी, पर चुयन काफी आसानी से सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करता चला जा रहा था। और वो आदमी गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि कमीने, मैं यहाँ पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर चुयन के चेहरे पर जरा सी भी कोई टेंशन सी दिख नहीं रही थी, जिसके बाद वो चुयन के ऊपर एक काफी से गोल गोल घूमकर हमला करता है जिस वजह से उसने यहाँ पर घूमते हुए अपनी एनर्जी के साथ एक व्हील बना लिया था। चुयन कहता है कि जब गुस्सा तुम्हें कंज्यूम कर लेता है तो तुम्हारा दिमाग पूरे से क्योटिक हो जाता है और तब तुम्हारी तलवार के साथ तुम्हारे माइंड बिल्कुल भी इस फ्लो को सेटल नहीं कर पाता। और वो चुयन को पोज देते हुए उससे कहता है कि जरा इस चीज को करीब से देखना कि एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट को कभी भी अपने इंटरनल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लगातार हेवन और अर्थ को पूरी तरह से हिला सकता है। और शिन फिर पीच ब्लॉसम के सिंगल सोर्ड का इस्तेमाल करता है और जब यहाँ पर दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं तो उसके पीछे एक पीच ब्लॉसम का पेड़ आ गया था। ये एनर्जी सच में इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि वो आदमी ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि आखिर ये क्या है, और यहाँ तक चुयन भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था। और हमें उसके पीछे शिन की अपीयरेंस दिखाई जाती है जो कि उसका हाथ पकड़ते हुए उसे यहाँ पर सिखा रहा था। और वो कहता है कि बिल्कुल इसे मार्शल आर्ट की तरह ही अपील किया जाता है। मुझे तुम्हारे टैलेंट को देखकर लगा था कि तुम खुद से ही इस चीज के बारे में पता लगा लोगे, पर इस लेवल की क्लूनेसनेस सच में ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है जिस वजह से कि इंसान को फिर से समय के अंदर वापस आना पड़ा, वो भी तुम्हारे लिए। चुयन ये देखकर कहता है कि आखिर अभी अभी इसने यहाँ पे ये क्या कहा। वो ये सुनकर कंफ्यूज था।